हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत स्वागत स्वागत, सभी का स्वागत उदय क्लास 11 चैनल पर। भाई 10वीं पास करके आ गए हो, पहली बात तो ये बताओ कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी है, जल्दी से पहले ये बताओ। क्लास 10वीं पास हो गई है, क्लास 11वीं में आ गए हो सकता है स्कूल के अंदर भी पढ़ाई स्टार्ट कर ली हो आप लोगों ने। कर ली है क्या? कर ली है क्या? हाँ, फायर वाला इमोजी लगा दे जल्दी से। स्वागत स्वागत। हाँ भाई, मेरा भी स्वागत कर दो तुम लोग यार, है ना। आग वाला इमोजी लगा दिया है ऑलरेडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है, कैसे हो? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं भाई, मैं तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्साइटेड रहता हूं। और आप में से जो बच्चे मुझसे क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, वो अच्छे से बात जानते हो भाई कि मेरी एनर्जी में कभी कोई कमी नहीं होती है। मेरी एनर्जी में पूरे साल भर में कभी भी कमी नहीं होने वाली है। ये तो पहला लेक्चर है भाई, तो पहले लेक्चर में तो जोश हाई होना चाहिए ना भाई। और जोश हाई है तो फायर वाला इमोजी जरूर लगा देना भाई, क्योंकि क्लास 11th की पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। बेटा बैच में क्लास आज नहीं होगी, आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक तरीके से डेमो देते हैं, ठीक है। डेमो समझते हो क्या होता है? कि ये फ्री क्लास दी जाती है सभी को यूट्यूब पर। डन। तो जो भी बच्चा हमसे उदय बैच के अंदर आकर के पढ़ रहा है, या फिर उदय बैच के अलावा भी कहीं और से पढ़ रहा है, वो भी आकर के देखना चाहता है कि उदय बैच में कैसे पढ़ाई होती है, उन बच्चों के लिए ये क्लास को फ्री रखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हमेशा फ्री होती है। जो सेकंड क्लास अब आपको फिजिक्स की मिलेगी वो ऐप पर मिलेगी, ठीक है ना। तो वो बैच के अंदर मिलेगी, अभी ऐप पर नहीं मिलेगी, अभी यूट्यूब पर मिलेगी। डन हो गया, ठीक है। यस यस, बहुत सारे बच्चे जानते हैं भाई आरडीएक्स ओपी को, है ना। तो आरडीएक्स ओपी के बारे में जो नहीं जानता उसको मैं बता देता हूं कि यार देखो, मेरी जो पढ़ाने की जो पेडागोजी है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो तरीका कुछ ऐसा है कि मैं मुश्किल से मुश्किल चीजों को बहुत इजी करके बता देता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें। और क्लास 11th को एक मुश्किल क्लास कहा जाता है। किस किसने ये सुना हुआ है पहले से बताओ? किस किसने ये बात पहले भी सुनी हुई है कि क्लास 11th को एक मुश्किल क्लास माना जाता है? हां, किस किसने ये बात सुनी है? एक बार लिखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, है ना। मानते हैं ना मुश्किल क्लास, है ना। अच्छा मुझे बताओ, सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा सुना आप लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का? सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा सुना आपने क्लास 11 फिजिक्स का? यह भी सुना होगा आपने कि भाई एक ऐसा चैप्टर आता है जिसके बाद पूरी क्लास 11 जो है वो ढेर हो जाती है ना। उसके बाद क्लास 11 आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता, है ना। वो कौन सा चैप्टर है? यस 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 यस, बिल्कुल सही, रोटेशन नाम है उस चैप्टर का, है ना। सुना ही होगा आपने। यस यस यस, रोटेशन रोटेशन, बिल्कुल। देखो बच्चे लिख भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं बेटा, उदय बैच को पढ़ाते हुए मुझे तीसरा साल है, ये मेरा तीसरा साल है। और पिछले 2 साल से जो मैंने उदय बैच के अंदर पढ़ाया है, जो बच्चे परिश्रम में गए हैं, जो बच्चे पिछले से पिछले साल भी परिश्रम में थे, जिन्होंने बोर्ड के अंदर जिन्होंने इस साल बोर्ड दिया और जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई कमेंट्स करके ना जरा बताना कि रोटेशन चैप्टर जो सबसे मुश्किल लगता है क्लास 11th के अंदर, उसको मैंने कितने आसान तरीके से बता दिया था। और क्लास 11th में असली फील रोटेशन चैप्टर के अंदर आई थी बच्चों को। जो चैप्टर सबसे मुश्किल लगेगा मेरी क्लास में, वो सबसे आसान लगेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्लास 11th उदय बैच पढ़ने के बाद लास्ट ईयर के जो बच्चे थे, वो मुझे ये बोल रहे थे, सर आपने जब रोटेशन पढ़ाया तो वो ऐसा लगा जैसे केक वॉक हो। केक वॉक का मतलब समझ गए ना, बहुत आसान, बहुत आसान। और सबसे इजी चैप्टर वही लगेगा जो आप सोच रहे हो सबसे मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, और ये सिर्फ मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि क्लास 11th में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैं ये मान करके चलूंगा कि आपको ना तो क्लास 9th आती है और ना ही क्लास 10th आती है, ये मैं मान के चलूंगा। मैं हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आपने शायद ये बात सुनी होगी कि क्लास 11th में क्लास 9 की बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। तो जो क्लास 9 की चीजें यूज होंगी वो मैं पहले बताऊंगा यार आपको, उसके बाद ही हम लोग 11th में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बात की एश्योरेंस देते हो एक बार तो फायर वाला इमोजी लगा दो जल्दी से। अगर इस बात की एश्योरेंस आप लोग मानते हो और मुझसे पढ़ने को तैयार हो क्लास 11th की फिजिक्स, तो एक बार फायर वाला इमोजी लगा दो, आरडीएक्स ओपी लिख दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। हाँ, आरडीएक्स ओपी के बारे में मैं बता रहा था कि आरडीएक्स क्या चीज है भाई। देखो ये जो आरडीएक्स है, ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस को सिंपल करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने के लिए। ट्रिक्स टू मेक कॉन्सेप्ट्स सिंपल, बहुत सिंपल हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, और उनको अप्लाई करना और न्यूमेरिकल में लगाना बहुत सिंपल हो जाएगा।
उन्हें अप्लाई करना, न्यूमेरिकल में लगाना बहुत 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 सिंपल हो जाएगा। यह बात की गारंटी आरडीएक्स लेकर के आएगा क्लास में और आपको दिखेगा। ठीक है, तो खैर जो बच्चे क्लास 10th में मुझसे पढ़े हैं वो आरडीएक्स को पहले से जानते हैं। जो नए बच्चा आकर के मुझसे जुड़ा है, जो न्यू बच्चा है, जो पहली बार शायद ये फेस देख रहा हो, पहली बार ये चेहरा देख रहा हो, जो अब तक मुझसे पढ़ा ही नहीं है, वो इस बात को अभी नहीं जानता है, लेकिन जान जाएगा कि आरडीएक्स क्या चीज है। आइए यार बात करते हैं। सबसे पहले एक तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है भाई, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, आप इससे जुड़िए। और जब आप इससे जुड़ोगे और बहुत सारा बच्चा जब क्लास 11th का इसके ऊपर होगा, तो ऑब्वियसली मैं क्लास 11th के लिए डेडिकेटेड बहुत सारी चीजें डालूंगा। मैं यहां पर प्रैक्टिस शीट्स प्लान कर रहा हूं, जो कि मैं पीडीएफ के फॉर्म में डालूंगा, और मैं अपने डे टू डे लाइफ का भी अपडेट इसके ऊपर देता रहता हूं। कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो वो आपसे मिस नहीं होगी, इसीलिए ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, लेकिन इसका नाम है रक्षक सर साइंस। ठीक है ना, तो आप पूरा ऐसे करके सर्च करोगे टेलीग्राम पर रक्षक सर साइंस टीजी, तो भी ये खुल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर। ठीक है ना, अगर आप भी चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, सभी के लिए ये ओपन है। ठीक है, चलो यार, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है जब वो क्लास 11th में जाता है, तो वो परेशान होता है ये सोच करके कि क्लास 11th की फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें। देखो यार, इतनी बात पक्की है कि क्लास 11th की फिजिक्स नो डाउट टफ तो सोचता है बच्चा के है, और ये लोग बोलते भी हैं, सभी लोग बोलते हैं कि क्लास 11th में आने के बाद चीजें मुश्किल हो जाती हैं, और सबसे मुश्किल फिजिक्स हो जाती है। केमिस्ट्री में स्कोर आ जाता है, केमिस्ट्री में बच्चे स्कोर कर लेते हैं, हां। और बायो तो बच्चों की फेवरेट होती है, पीसीबी ली होती है उन्होंने। ठीक है ना, और पीसीएम मैथ्स है, वो मैथ्स तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 11th में जो जंप देखने को मिलता है फिजिक्स में खासकर, वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूं और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं इस उदय बैच के अंदर कि आपको वो जंप फील नहीं होने दूंगा। आपको मुश्किलें क्लास 11th फिजिक्स में नहीं आने दूंगा, आपके लिए चीजों को आसान बना करके पेश करूंगा, और फिजिक्स में आपको मजा ही नहीं, फिजिक्स से खेलने लगोगे। ये बात नोट कर लेना, फिजिक्स में मजा नहीं आएगा। मेरी क्लास में जब तुम आओगे ना, तो फिजिक्स में फील आ गई है, ये बहुत छोटी बात लगेगी। फिजिक्स में मजा आ रहा है, ये बहुत छोटी बात लगेगी। आप ये बोलोगे सर फिजिक्स से खेलना आ गया हमको, तो खेलना सिखा दूंगा भाई फिजिक्स के अंदर, ये बात पक्की है। और जहां तक मेहनत करने की बात है, तो यार यहां पर ना आपको डेडिकेशन दिखानी ज्यादा जरूरी है। गधों की तरह मेहनत 11th क्लास में नहीं करनी होती है, यह बात आप सुनिए और समझिए। क्लास 11th सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं मांगती आपसे, यह मांगती है आपकी कंसिस्टेंसी, यह मांगती है आपका डिसिप्लिन। यह टफ नहीं है, समझिए बात को। क्लास 11th फिजिक्स टफ सुनने को मिलती है, लेकिन यह टफ नहीं है, यह मांगती है आपका डिसिप्लिन। तो भाई मुझे अभी इसी टाइम हर बच्चा जो इस लेक्चर को देख रहा है, या जो बाद में आकर के इसको रिकॉर्डेड देखेगा, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएगा इस लाइन को, आई promise to stay I promise to be disciplined this year। बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप लोगों से। क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने से लेकर के क्लास 11th की फिजिक्स एंड करने तक, देखो एक लंबा कोर्स है। क्लास 11th का कोर्स इज अ लॉन्ग कोर्स, ये एक लंबा कोर्स है। इस लंबे कोर्स में कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर उतरेगी, फिर चढ़ेगी। और इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान से कि ये जो डिसिप्लिन नाम की चीज है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार सही ही करोगे चीजों को, हर बार आप ठीक ही करोगे चीजों को। यह बड़ी मिसकंसेप्शन है। बच्चा यह सोचता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है परफेक्शन, कि हर काम आप परफेक्ट करोगे, हर दिन आप रेगुलर क्लास में आओगे, नहीं आया जाएगा। हर दिन आपका कोई बैकलॉग नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। हर दिन आप सारे न्यूमेरिकल लगाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नोट्स नहीं बना पाओगे, कभी ऐसा भी होगा, कभी बीच में से क्लास छोड़ करके जाने का मन भी हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या तूने 10th क्लास में नहीं फेस करी क्या बेटा?
क्या ये सारी प्रॉब्लम्स क्लास 10th में नहीं थी क्या? तो ये 11th में भी आएंगी, ये क्लास 11 में भी आएंगी। कभी होमवर्क करने का मन नहीं होगा, कभी नोट्स लिखने का मन नहीं होगा, कभी क्लास अटेंड करने का मन नहीं होगा, कभी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का मन नहीं होगा, कभी रेगुलर आने का मन नहीं होगा। ये सब चीजें कॉमन है, ये सब चीजें नॉर्मल है, इस चीज को समझ। तो डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि डिसिप्लिन इज नॉट इक्वल टू परफेक्शन। तो सर फिर डिसिप्लिन क्या है? क्या है डिसिप्लिन? बच्चे को नहीं पता होता है डिसिप्लिन क्या चीज है। जानते हो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का एक सिंपल मतलब है, डिसिप्लिन का एक सिंपल मतलब है, डिसिप्लिन का एक सीधा मतलब है परसिस्टेंट बने रहना। क्या मतलब होता है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंट होना? डिसिप्लिन होने का मतलब परसिस्टेंट होना। परसिस्टेंट होने का मतलब होता है बने रहना, गेम में बने रहना। बने रहना मतलब कम बैक करते रहना। देख भाई, 10 बार गिरेगा, 11 बार गिरेगा, 12 बार गिरेगा, 14 बार गिरेगा, 15 बार गिरेगा। हर बार अपने मिशन को लेकर के पूरे तरीके से परफेक्शन के साथ उसको अचीव कर ले, ये सबके बस की बात नहीं है भाई। बहुत सारे कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कॉमन बच्चे हैं जो कि नहीं कर पाते इस चीज को यार। सोचते हैं कि नहीं हम पूरे साल डिसिप्लिन रहेंगे, सोचते हैं हम पूरे साल रेगुलर रहेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है यार, नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कम बैक एटीट्यूड बना के रखना, बने रहना गेम में, बार बार आते रहना, बार बार लगे रहना, बार बार डटे रहना। कोई बात नहीं, अगर गाड़ी पटरी से उतर गई है तो वापस आ जाएगी। यू शुड नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। फेलियर से डरना नहीं है, गिरने से डरना नहीं है, क्योंकि गिरेगा नहीं तो वापस उठेगा कैसे? इसलिए गिरना बहुत जरूरी है। तो गिरो, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है मन नहीं क्लास अटेंड करने का, डजंट मैटर, पूरे साल भर ये जर्नी चलेगी यार। इट इज अ ईयर लॉन्ग जर्नी। क्लास 11th, क्लास 12th, और मैं तो इसको 1 साल की जर्नी बोलता भी नहीं। मैंने आपसे 1 ईयर का प्रॉमिस मांगा है, मैंने आपसे 1 साल का प्रॉमिस मांगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये 2 साल लंबी जर्नी है एक्चुअली में, क्लास 11th और क्लास 12th। इट इज अ 2 ईयर लॉन्ग जर्नी। ये काफी लंबी जर्नी है। इसके अंदर बार बार गाड़ी पटरी से उतरेगी, आपको फिर चढ़ानी पड़ेगी, फिर उतरेगी, फिर चढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी डावाडोल होता रहेगा। ऐसा मन है ना यार, मन ही तो है ना, मन कभी इधर जाता है, मन कभी उधर जाता है। तो इस चीज को आप समझो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं होता। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत लोड फील होगा, बड़ा दिमाग खराब होगा। तो अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेस फील ना हो तो बस इतना सोचो कि यार डिसिप्लिन का मीनिंग परफेक्शन नहीं है। डिसिप्लिन का मीनिंग यह है कि मेरी गाड़ी को बार बार ट्रैक पर लाऊंगा। बस ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। बार बार गाड़ी को ट्रैक पर लाना, गाड़ी ट्रैक से हट गई है फिर से वापस ले आओ, ठीक है। 2 दिन मन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तीसरे दिन फिर से शुरू हो गए हम लोग अपने उसी ट्रैक पर वापस आना। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या डिसिप्लिन का रियल मीनिंग समझ में आया आपको? लोग कहते हैं डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहना है। अरे डिसिप्लिन कैसे रहा जाएगा यार? अगर आप डिसिप्लिन को परफेक्शन समझ लोगे तो कभी नहीं आएगी वो, ठीक है ना। तो रियलिस्टिक बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं कि तू गिरेगा 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 15 बार तू गिरेगा, लेकिन 16वीं बार तुझे फिर खड़ा होना है। क्या प्रॉमिस करता है? क्या 16वीं बार भी खड़े होने का प्रॉमिस करता है कि नहीं करता? मुझे तो लिख दे एक बार। बस ऐसे ही होती है क्लास 11 की फिजिक्स। यही है क्लास 11 की फिजिक्स। बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो भाई। पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, प्रैक्टिस कितनी करनी है, 70 मार्क्स में से मेरे कितने आएंगे, 30 नंबर कैसे मिलेंगे, कौन सा चैप्टर ज्यादा मुश्किल है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ाया जाएगा, कौन चैप्टर ज्यादा लंबा है, किसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, किसमें कम है, ये सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दे यार। वो मैं जानता हूं, वो मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है, कितने सवाल करवाने हैं, कितने आपको होमवर्क में देने हैं। वो सारी कहानी मेरी है। तूने बस एक ही काम करना है, प्रॉमिस। बस कमेंट में लिख दे फटाफट से, कमेंट में लिख दे फटाफट से जो प्रॉमिस मैंने बोला, जो प्रॉमिस मैंने बोला कि तूने करना है, उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे फटाफट। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं क्लास 11th में फिजिक्स की एनसीईआरटी का क्या करें? आंसर है कुछ नहीं करना तूने, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी खोलनी भी नहीं है, मैं करवाऊंगा।
एनसीईआरटी नहीं करनी है तो क्या करें, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत ले। जो मैं करवाऊंगा, जो मेरे नोट्स हैं उन्हें फॉलो करना है आपने कंप्लीट। आपने नोट्स फॉलो करने हैं, सिर्फ मेरे नोट्स, सिर्फ मेरे फॉलो करने हैं आपने। जो नोट्स मैं क्लास में लिखवाऊंगा, जो नोट्स मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, जो डेफिनेशंस मैं दूंगा, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो न्यूमेरिकल मैं दूंगा आपको करने के लिए, आपने बस वो करना है। और मेरी ये गारंटी है कि 70 मार्क्स थ्योरी के, आपको पता है ना शायद ये बात, 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना। 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का क्या है जी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल वाला जो सीन है, ये तो बाहर से पता चलता है आपको, है ना। ये तो टीचर के साथ आपका कैसा एटीट्यूड है वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। लेकिन 70 मार्क्स की थ्योरी ये मेरे नोट्स में से होगी, ये मेरे नोट्स में से होगी। किसके नोट्स, आरडीएक्स के, यानी कि ये मेरे नोट्स में से होगी, ठीक है। मैं आपको यकीनन ये विश्वास दिलाता हूं कि जो बच्चे लास्ट ईयर मुझसे उदय पढ़ के गए थे और जो उससे लास्ट ईयर भी मुझसे उदय पढ़ के गए थे, उदय बैच के अंदर 70 में से मेरे पास जितनी भी रिपोर्ट कार्ड्स आई हैं, जितने भी मेरे पास मार्क्स की जो शीट होती है, मार्कशीट जो आई है बच्चों की, उसमें 60, 65, 68, 69, 70 इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, अनगिनत, मैं गिन भी नहीं सकता हूं। इतने सारे बच्चों के क्लास 11th के अंदर स्कूल लेवल पर बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। हर बार मैं ये नोट करता हूं कि एनडीए बैच में, जो हमारा उदय बैच है उसमें एनडीए के बच्चे बहुत सारे होते हैं, है ना। कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बार लिखें जरा एनडीए वाले। तो जो एनडीए वाले बच्चे हैं, जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं, इवन जो नीट वाले बच्चे भी हैं। इस बार का नीट का पेपर आपने देखा, मैंने देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन मुंह जवानी सॉल्व हो रहे थे। वो उदय बैच का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि उदय बैच के अंदर बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं भाई। उदय बैच के अंदर देखो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एनडीए हो, चाहे क्लास 11th की पढ़ाई हो, सबका बेसिक तो एक ही है। पढ़नी तो सबने एनसीईआरटी ही है। अरे फ्लो तो सबका एनसीईआरटी का ही है ना। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चैप्टर सारे वही हैं, कंटेंट सारा वही है, पेपर बनाने वाले भी वही लोग हैं। एनटीए पेपर बना रहा है या यूपीएससी बना रहा है, जैसे एनडीए यूपीएससी बनाता है। आप बात समझे ना, पेपर तो सरकारी संस्थाओं ने ही बनाना है, और बनाएगी कहां से, वो एनसीईआरटी से बनाएगी। तो इस बात को आप समझो कि इस बैच से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे आगे जाके नीट में दाखिल होते हैं, वो नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं रक्षक सर से पढ़ के हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने 12th क्लास में लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया और अब हम नीट की तैयारी पे निकल गए। कोई कहता है अब हम जेई की तैयारी में निकल गए। कोई कहता नहीं सर हमें सीयूटी की करनी है तो हमने परिश्रम बैच ज्वाइन कर लिया है। कोई कहता है सर मेरी एनडीए की तैयारी तो आधी से ज्यादा हो ही गई है 11th क्लास के अंदर। यह कॉन्फिडेंस आता है जब बच्चा रक्षक सर की क्लास में, यानी कि मेरी क्लास में आता है। तो यह कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पूरी बात मेरी मानोगे, जब आप पूरी कहानी मुझसे सुनोगे, जब आप पूरी कहानी मेरी फॉलो करोगे, जब मेरे कराए सवाल आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो, इससे ज्यादा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। गारंटी मानो मेरी बात को। माय वर्ड्स आर गारंटी, मेरा वचन ही शासन है। समझ गए। तो एनसीईआरटी का क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, मत खरीदो। चाहे तो अगर खरीद ली है तो कोई बात नहीं, कभी कभी थक जाओगे तो सिर टिकाने के काम आएगी वो आपके, है ना। जैसे थक जाते तो हेड डाउन कर लेते हैं ना भाई, तो वो हेड डाउन करने के कभी कभी काम आएगी आपकी। अदरवाइज आपको नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, पुरानी कहीं से मिल गई है तो ठीक है, उसको रख सकते हो आप, वो भी सिर टिकाने के काम आएगी आपकी, ठीक है ना। नोट्स आपने सिर्फ मेरे फॉलो करने हैं। 70 मार्क्स की थ्योरी ये सब मेरे नोट्स में से मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। चैप्टर का फ्लो क्या रहने वाला है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पहले टॉपिक से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहला टॉपिक है। इसके बाद का जो चैप्टर आता है उसका नाम है मोशन इन 1D, ठीक है ना, मोशन इन 1D। मैं थोड़ा थोड़ा आपको फ्लो बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा। मोशन इन 1D, उसके बाद आता है मोशन इन 2D यानी मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D यानी मोशन इन प्लेन। उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आता है वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद आता है रोटेशन, उसके बाद आता है रोटेशन, और रोटेशन के बाद आता है ग्रेविटेशन। ये है आपकी फर्स्ट बुक। पता होगा शायद आपको कि 2 किताबें हैं आपकी, है ना। आपको शायद ये बात पता होगी कि आपके पास अब 2 किताबें हैं क्लास 11th में। 12th में भी 2 ही किताबें रहेंगी। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है, बायो में भी ऐसा ही है, मैथ्स में भी ऐसा ही है, फिजिक्स में भी ऐसा ही है। सब में 2-2 किताबें आपकी
होती हैं, दो दो एनसीईआरटी सबकी हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक 1 है, ठीक है। अच्छा, बुक 1 के अंदर एक चैप्टर मिसिंग है, मैं आपको ये बात बता दूं, बुक 1 में एक चैप्टर मिसिंग है। वो चैप्टर पता है कौन सा है? उस चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स एंड कैलकुलस। मैथमेटिकल टूल्स एंड कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सारी चीजें जो है ये आपको एडिशनली पढ़नी पड़ती हैं। कहां से पढ़ोगे? ये तो मैथ्स के टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा ये फिजिक्स वाला ही पढ़ाता है बेटा आपको, बेसिक मैथ और कैलकुलस, और साथ ही साथ वेक्टर्स भी। ये 3 टॉपिक जो है, बेसिक मैथ इसमें कम से कम 7-8 टॉपिक हैं, कैलकुलस 2 टॉपिक हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स खुद में एक टॉपिक है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद करवाई जाएंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे मोशन 1D पर, फिर चलेंगे मोशन 2D पर। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो मोशन समझ में नहीं आएगा, 2D भी समझ में नहीं आएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी समझ में नहीं आएगा। शायद ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता थी। एक बार लिखना जरा ये बात कि यहां पर एक चैप्टर और भी पढ़ाया जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। शायद नई वाली एनसीईआरटी कभी आएगी 1-2 साल में तो उसमें डाल दें, लेकिन अभी तक तो नहीं है। ऐसे कितने बच्चे थे भाई? ऐसे कितने बच्चे थे जरा बताओ? ऐसे कितने बच्चे थे जरा बताओ जो ये कह रहे हैं कि नहीं पता? हां जी, बता दो फटाफट से। ऐसे कितने बच्चे हैं? हाँ देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता था इस बारे में। हाँ, काफी है जो कह रहे हैं हमें पता है, ठीक है, बढ़िया बात है, पता है तो अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता था बेटा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 4 लेक्चर लगते हैं इसको पढ़ाने में, बस छोटा ही चैप्टर है ये तो, ठीक है ना। लेकिन बेसिक मैथ वाला जो टॉपिक है ये पढ़ना पड़ता है, इसके बाद आपको आगे की फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए ये पढ़ोगे तो ही आगे की फिजिक्स आप पढ़ पाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, काफी बच्चों को ये बात पता थी तो, ठीक है। तो दिस इज बुक 1, ग्रेविटेशन तक बुक 1 खत्म हो जाती है। उसके बाद बुक 2 आती है। बुक 2 के चैप्टर बता दूं क्या फटाफट से? चलो फटाफट बता देता हूं। इसमें पहला चैप्टर आता है बेटा सॉलिड्स, दूसरा आता है फ्लूइड्स, ठीक है ना, नाम से समझ जाओ क्या क्या टॉपिक्स की बात हो रही है। उसके बाद 3 चैप्टर आते हैं हीट के ऊपर, 3 चैप्टर आते हैं हीट के ऊपर। ये हीट पर है, ये थर्मो पर है, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं इसको। ये केमिस्ट्री में भी आता है टॉपिक, लेकिन अलग है। वो रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स है, और ये वाली बल्क थर्मोडायनामिक्स है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हीट आएगा, थर्मो आएगा, उसके बाद आएगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो ये सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, ये गैस हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद 7वां और 8वां चैप्टर जो है वो है ऑसिलेशंस और वेव्स पर, ऑसिलेशंस और वेव्स पर, ठीक है। अब एक बात आपको और बताता हूं, देखो इसमें से जो 9th क्लास से जुड़ते हुए टॉपिक्स हैं, उसमें से ये वाला टॉपिक क्लास 9th का एक्सटेंशन है। क्लास 9th में आपने मोशन पढ़ा था ना, यस, ये उसी का एक्सटेंशन है। क्लास 9th में आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था ना, ये चैप्टर उसका एक्सटेंशन है। क्लास 9th में आपने वर्क एनर्जी पढ़ा था ना, ये उसका एक्सटेंशन है, वर्क पावर एनर्जी, ये क्लास 9th के चैप्टरों के एक्सटेंशन है। आपने क्लास 9th के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, ये उसका एक्सटेंशन है। आपने क्लास 9th के अंदर साउंड पढ़ा था ना, साउंड, ये 2 चैप्टर उसके आगे का एक्सटेंशन है। तो यार अगर नहीं भी पढ़ा था, मैं बोल तो रहा हूं ना, अगर नहीं भी पढ़ा था, इस समय से एक भी चैप्टर मान लो आपने नहीं पढ़ा, मोशन नहीं पढ़ा, फोर्स नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते तुम, कोई बात नहीं है भाई, मेरी क्लास में आ जा, मेरी क्लास में आ तो जा। मेरी क्लास में जब तू आएगा हर एक चीज एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चाहे 9वीं फेल था तो भी 11वीं करें, हमारे यहां ये स्कीम चल रही है, ठीक है। 9वीं फेल 11वीं करें सीधा, ठीक है। तो अगर 9वीं में पास होने के भी लाले थे, लेकिन 10वीं में तुमने बहुत मेहनत करी और उसके बाद जाकर के तुमने साइंस ले ली है, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी, तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। जब मैं हूं तो हर एक चीज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो ये मेरा प्रॉमिस नहीं है यार, ये मेरी गारंटी है ना। एक बच्चा कह रहा है सर प्रॉमिस को जरूर पूरा करना। अच्छा, वो कह रहा है प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। ओके, ठीक, थैंक यू, डन। सही है, शुरू करें फिर, स्टार्ट करें, पढ़ाई स्टार्ट करें। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए फायर इमोजी जरूरी है। मेरी क्लास में अगर आना है और पढ़ाई शुरू करवानी है तो आग वाला इमोजी लगाना पड़ेगा, जल्दी फटाफट से।
फटाफट से फायर इमोजी लगा दो। मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले से क्लियर कर दी हैं। अभी भी कोई डाउट अगर आता है आपके मन में तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में जब वो ऐप पर होगी तो वो डाउट्स भी पिक कर लूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, कैसा भी डाउट हो ले आऊंगा भाई, मैं क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे ला करके, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओ। बहुत सारे फायर इमोजी लग गए हैं भाई, क्या गजब चैट चल रही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है देख करके, बहुत बढ़िया। आओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक यार, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई फिजिक्स क्या चीज होती है, इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा फिजिक्स का, जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है कि फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें यूनिट्स वाला पार्ट हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट और मेजरमेंट की जो बातें वो तो आगे हैं, और डायमेंशंस की बातें बीच में आएंगी, वो सब हम पढ़ते जाएंगे। 4 लेक्चर का ये चैप्टर है कुल, ठीक है ना। 4 लेक्चर्स लगते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 4 लेक्चर इसके अंदर लगते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि कहानी क्या है। चलिए बेटा, मुझे आप एक बात बताओ फटाफट से कि फिजिक्स आप लोग क्लास 9th से सुनते आ रहे हो, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मैं जानता नहीं, मैं जानता नहीं कि आप सभी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। तो क्या होती है फिजिक्स, मुझे सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है तो क्या जवाब दोगे उसका? क्या जवाब दोगे? बताइए भाई, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? जल्दी फटाफट, जल्दी से फटाफट। है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। किसने बता दी डेफिनेशन तुमको? है किसने किसने तुम्हारे सामने रखी? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। चलो चलो ठीक, मान लेते हैं, मान लेते हैं। हां, कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस 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 यस। फिजिक्स क्या चीज है सुनो, फिजिक्स चीज है स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जिसके अंदर सभी कुछ आता है। जो जो आपने बोला, क्या क्या नेचुरल फिनोमेना बोला ना आपने, है ना, नेचुरल फिनोमेना आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, नेचुरल फिनोमेना आते हैं इसके अंदर। और क्या क्या है? और क्या क्या है? कोई कोई अकरिंग है मान लो, है ना, कोई 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 फिनोमेना अकर कर रहा है अगर, ठीक है ना, अकरिंग, एनीथिंग व्हिच इज अकरिंग अराउंड अस, ठीक है ना। इसमें मैटर की स्टडी भी है, मैटर की स्टडी भी है, एनर्जी की स्टडी भी है, बहुत सारी चीजें। मतलब नेचर में जो जो कुछ भी है, नेचर में जो जो कुछ भी है, एनीथिंग इन द नेचर के वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब नेचर कैसे काम कर रहा है, हाउ इज द नेचर वर्किंग, वो सब चीजें आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसका नाम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। ऐसी एक और ब्रांच है फिजिक्स की जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मो। और एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 12th में आएगा, ये 12th में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। फिर एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स, ये लाइट की स्टडी है। फिर एक आता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को भी पढ़ाया जाता है। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हो बात को? नेचर में जो भी फिनोमेना चल रहा है, नेचर में जो भी फिनोमेना चल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है वो फिजिक्स बताती है। आया समझ में? हिंदी में भी समझा दिया मैंने। नेचर में जो भी कहानी चल रही है, जो भी कुछ अकर कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घट रहा है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, बस उसके पीछे की कहानी क्या है, उसको फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेचर में कुछ भी हो रहा है, पंखा घूम रहा है, लाइट जल रही है, कान से सुनाई दे रहा है ना, गले से बोल पा रहा है, हाथ हिला पा रहा है, ये सारी चीजें भाई सब में कहीं ना कहीं फिजिक्स से छुपी हुई है। और एक बात और आपको बताता हूं मैं फिजिक्स के बारे में, आज जब बात हो ही रही है तो एक बात आपको और बताता हूं। फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। क्या मीनिंग है फंडामेंटल साइंस का, जानते हो आप?
फिजिक्स को फंडामेंटल, बायोलॉजी को फंडामेंटल साइंस नहीं कहा जाता कभी भी, केमिस्ट्री को भी फंडामेंटल साइंस नहीं कहा गया, फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस कहते हैं। कारण पता क्या है? कारण यह है कि फिजिक्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स जो है ना, इनसे मिलकर के केमिस्ट्री बनी हुई है। भाई केमिस्ट्री कब शुरू होती है? केमिस्ट्री स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू होता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, उसके बाद ही वो कहीं से कहीं जा रहा होता है, कहीं से कहीं आ रहा होता है। ये बातें आपने सुनी है ना, केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं उसके अंदर, हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, और बहुत सारे और भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डाटिव बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड आते हैं। ये जो बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। और फोर्सेस को कहां पढ़ना पड़ता है अपने को? फिजिक्स में। तो कहानी स्टार्ट होती है फिजिक्स से, फिर ये जा रही है कहीं पे केमिस्ट्री में, है ना, और फिर कहीं जा रही है बायोलॉजी में। हां, केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री को अप्लाइड वर्जन देखोगे तो बायोलॉजी है कि नहीं? इसलिए फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस कहते हैं, ठीक है ना। आप बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हो? बेसिक चीज क्या पढ़ते हो? सेल पढ़ते हो, है ना। अब सेल में ऑर्गेनिल्स होते हैं। ऑर्गेनिल किस चीज से मिलकर बने? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स में बॉन्ड है सारे भाई, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के बॉन्ड है। वो सब कहां है? वो सब केमिस्ट्री में है। और जो भी बॉन्डिंग इनके बीच में हो रही है, वो उसका मीनिंग क्या? उसका मीनिंग फिजिक्स है भाई। और आपको एक बात और बताता हूं, फिजिक्स से ही निकलती है एक और ब्रांच जो कि इनसे हटके है बहुत, जिसे कहते हैं अर्थ साइंस। आपको पता है क्लास 9th के अंदर यह टॉपिक भी डाल दिया अर्थ साइंसेस का। तो फिजिक्स से ही निकला हुआ अर्थ साइंसेस भी है, जिससे ज्योग्राफी बनी हुई है। आप में से सभी बच्चों ने 10th में ज्योग्राफी तो पढ़ी थी ना? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? है ना। ये फिजिक्स ही उसकी भी जड़ है। फिजिक्स से ही अपन अर्थ साइंसेस को समझते हैं, अर्थ साइंसेस को समझते हैं, जिसमें से एक चीज आपकी ज्योग्राफी भी है। तो क्लास 10th में, 9th में, 8th में आप ज्योग्राफी जहां से पढ़ के आते हो कह रहा सर 60% नंबर आए एसएसटी में हमारे। हां बेटा, समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। मेरे भी कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं थे एसएसटी में, साइंस में तो ठीक ही थे 10th में, लेकिन एसएसटी में कोई खास नंबर मेरे नहीं थे। लेकिन हां, मेरे ज्योग्राफी में नंबर अच्छे आते थे तो उसी से मुझे पता चला यार कि मेरा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, यार मेरा फिजिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। हाँ बेटा, इसके अलावा और भी ब्रांचेज है, मैंने लिखी नहीं है, बहुत सारी और भी ब्रांचेज हैं इसकी, मैंने सारी नहीं लिखी है, ठीक है। मैंने कुछ कुछ आपको आइडिया दे दिया लिख करके, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स है, डन। अच्छा, अब एक बात और आपको बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप में से किस किसने कंजर्वेशन के लॉज सुने हैं? कंजर्वेशन के लॉज सुने हैं, चाहे फिजिक्स में सुने हो, चाहे केमिस्ट्री में सुने हो। सुने हैं कि नहीं सुने? मैं अभी आपको सिर्फ नाम सुना रहा हूं। अच्छा, अपने अपने मार्क्स मत बताओ, ठीक है, थैंक यू। अपने अपने नंबर मत बताओ भाई, अपने नंबर मत बताओ। हम 11th में आ चुके हैं, सक्सेसफुली आ चुके हैं, 10th बोर्ड को पार करके आ चुके हैं। आप सभी को बधाई, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आए हो, तभी तो पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी लेने की हिम्मत करी है आपने भाई। बात सही है ना। किसी 30 नंबर और 40 नंबर वाले ने तो नहीं करी होगी हिम्मत, और मिली भी नहीं होगी उसको ब्रांच। तो समझिए आपने हिम्मत करी, ऑलरेडी कांग्रेचुलेशंस भाई आप लोग को। हाँ जी, तो कंजर्वेशन के लॉज आपने सुने हैं? हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में सुने हैं। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो कंजर्वेशन के लॉज हैं, ये सब फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री वालों ने हमसे एक उधार लिया हुआ है केमिस्ट्री वालों ने हमसे एक लॉ उधार लिया हुआ, ये सब लॉज फिजिक्स के हैं। क्या क्या लॉज हैं भाई? आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सुना है कि नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, यही केमिस्ट्री वालों ने हमसे उधार ले रखा है, ठीक है ना। एक लॉ और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुना है? क्लास 9th में आपने पढ़ा भी था इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कोई बताओ, और कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, और कोई मास हो गया, एनर्जी हो गई, इसके अलावा बताओ। हाँ बेटा, केमिस्ट्री वालों ने हम ही से लिया है, वो फिजिक्स वालों से ही ले रखा है वो। और बताओ, मैं बताता हूं, सुनो। चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 10th के अंदर थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, बाकी 12th में आएगा। नंबर 4 बताता हूं आपको, ये भी कुछ बच्चे 9th में पढ़ के आए होंगे। वैसे कट गया था क्लास 9th में आपके कोर्स से, क्योंकि मैंने नीव बैच पढ़ाया है आप लोगों को, क्लास 9th मैंने आप लोग को पढ़ाई है, तो मुझे आइडिया है इसका। लेकिन फिर भी काफी बच्चे सुन लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और फिर 5th लॉ है, ये लास्ट कंजर्वेशन का लॉ है। इसके अलावा अभी तक कोई छठा नहीं मिला है, कोई मिलेगा तो देखी जाएगी। तो 5वां लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। और मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत खुशी से, एक बात मैं आपको बताता हूं बहुत खुशी से, बताऊं? सुनोगे? सुनोगे? एक बात बताऊं आपको बहुत खुशी से, सुनोगे? इसको छोड़ के, इस थर्ड वाले को छोड़ के, ये और ये आपको क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ना है मुझसे। ठीक है, ये क्लास 11th की फिजिक्स में है, क्लास 11th की फिजिक्स में है, ये भी क्लास 11th की फिजिक्स में है। कहां किस चैप्टर में है चलो बता ही देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मास तो मल्टीपल जगह काम आता है, मल्टीपल जगह, ठीक है ना। एक जगह बताता हूं, गैस की थ्योरी के अंदर भी काम आएगा ये कंजर्वेशन ऑफ मास, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां काम आएगा, मल्टीपल चैप्टर्स में आएगा, लेकिन पहली बार आपको आता दिखेगा वर्क पावर एनर्जी नाम के चैप्टर में। मोमेंटम की बातें सबसे पहले कहां सुनने को मिलेगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अंगुलार मोमेंटम सबसे पहले कहां सुनने को मिलेगा, रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहली मैंने आपको बता दिया कहां पे क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। ये कहां देखने को मिलेगा सर, ये देखने को मिलेगा क्लास 12वीं में, अगले साल, अगले साल चैप्टर 1 में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है, समझ लो चैप्टर 1 का पहला टॉपिक चार्ज है, उसी की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, डन डन। एक इंटरेस्टिंग बात आपके सामने और रखता हूं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बातें सुनने में, है ना, मजा आ रहा ना बातें सुनने में। ये सब चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं, और यहीं से फिजिक्स का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट होता है। एक तरीके से जब फिजिक्स बच्चे को पकड़ाई जाती है ना, ये ऐसा समझे कि बच्चे को फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना, तो ये सब बातें बताते हैं हम लोग क्लास 11th के अंदर। इससे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि कुछ बातें पहले से सुनी होती हैं, कुछ बातें नई होती हैं उसके लिए, तो बड़ा मजा आता है सुनने में। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, बताऊं, उसके बाद यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं। आपको पता है कि लॉ के नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनसे मिलकर के पूरा नेचर काम करता है, जिनसे मिलकर के पूरा नेचर काम करता है। आप जानते हो उन फोर्सेस का नाम क्या है? टोटल 4 फोर्सेस हैं, वो कोई 5वीं अभी तक ढूंढी गई नहीं है, कोई ढूंढी जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, कोई ढूंढी जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अभी तक तो बेटा नहीं है, अभी तक तो 4 ही है, अभी तक तो 4 ही है ना। तो मुझे एक बार बता दो कि आपको पता है क्या नाम है उनका, आपको पता है क्या नाम है उनका? एनी आइडिया? कोई जानता आप में से? अच्छा, वाह वाह वाह, एक बच्चा बोल रहा है फ्रिक्शन, एक बच्चा बोल रहा है ग्रेविटेशन, और हां, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही हैं केवल, ओनली 4 फोर्सेस आर देयर। उसमें फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ठीक है ना। फ्रिक्शन इन्हीं 4 में से निकली हुई है। एक बच्चा कह रहा है न्यूक्लियर, वो भी इन्हीं 4 में से निकली हुई है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं कौन कौन सी 4 है, सुन लो। सबसे तगड़ी फोर्स इन 4 में से, उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं जिस ऑर्डर में ये सब तगड़ी हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा न्यूक्लियर नाम नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पूरा नाम है उसका। सेंट्रीपिटल भी नाम सही नहीं है, मैग्नेटिक भी सही नहीं है, सुनते जाओ। सबसे पहली है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दूसरी वाली का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसी में से निकली हुई है इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, ये दोनों की मम्मी है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वो दोनों की मां है। किन दोनों की? इलेक्ट्रिक की भी और मैग्नेटिक की भी। 2 फोर्सेस कंबाइन होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है। ये नंबर 2 पर आती है, ये नंबर 2 पे तगड़ी है। नंबर 3 पे तगड़ी कौन सी है? सुनो, नंबर 3 पे तगड़ी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये किनके बीच में होती है बताऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। और नंबर 4 पर जो आती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब बच्चा बोलेगा सर आप क्या मजाक कर रहे हो, आप ये क्या मजाक कर रहे हो? आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ये बोल रहे हो कि वो वीकेस्ट फोर्स है, वो नेचर की सबसे कमजोर फोर्स है क्या? हाँ, यही सच है, यही सच है। आप चाहो तो अपनी रिसर्च कर लो, आप चाहो तो चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो विच इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। तो आउट ऑफ दीज 4 फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, ठीक है ना। इससे तगड़ी फोर्स वीक न्यूक्लियर है, इससे तगड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इससे तगड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। अब आप पूछोगे सर फ्रिक्शन कहां पे आएगा? फिर
है ना। फिर सेंट्रीपिटल कहां पर आएगा सर, और क्या आ रही है आपके दिमाग में, मैग्नेटिक कहां पर आता होगा सर, फिर और पूछो और पूछो, और क्या लगता है आपको? वो जो फोर्सेज आप सोच रहे हो ना, वो सब इन्हीं में से डिराइव्ड है, वो सब इन्हीं का दूसरा रूप है। जैसे आपके मन में मैग्नेटिक फोर्स आया, इसी में से निकली है मैग्नेटिक। आपके मन में फ्रिक्शन आया था ना, इसमें से निकली है फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है फ्रिक्शन भी एक, ठीक है। पढ़ाऊंगा इसको, क्लास 11th में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पे आ जाते हैं। ये कौन सी फोर्स होती है? देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर लगती है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में लगती है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्स है ये। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन रहते हैं ना, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी रहते हैं, तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स भी है। और एक बात बताऊं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स भी है। इन्हीं से मिलकर के एक न्यूक्लियस बंधा रहता है, और सबसे तगड़ी फोर्स इस नेचर की यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, सबसे तगड़ी। क्योंकि आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस फूटा तो हिरोशिमा और नागासाकी हो जाते हैं, फिर तो है कि नहीं। और हिरोशिमा नागासाकी अगर हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंक्रीट की जो बिल्डिंग है ना, वो भी पिघल करके सड़क पे बहती है, नालियों में बहने लगता है। सोचो, इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जब एक न्यूक्लियस फूटता है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब यह है कि सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कंक्रीट को भी पिघला सकती है। कहते हैं कि जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फोड़ा था अमेरिका ने, तो बिल्डिंगें पिघल करके बह रही थी। उसके अलावा तो किसी ने कभी देखा नहीं, ऐसा कोई बड़ा ब्लास्ट दोबारा कभी हुआ नहीं, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी भविष्य में हुआ, ना ही होना चाहिए, और ना ही उससे पहले कभी पास्ट में हुआ था। तो हिरोशिमा नागासाकी पर जो 2 बॉम्ब फोड़े थे, बिल्डिंगें पिघल रही थी लिटरली, और सड़कों पे बह रही थी। इतनी तगड़ी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जुदा किया जाता है, तब ये एनर्जी निकल करके आती है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आती है। ये किन के बीच में है? नाम से समझ में आ रहा है, चार्जेस के बीच में लगती है ना, चार्जेस के बीच में लगती है, और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में लगती है। मैग्नेटिक पोल कौन हो गए? मैग्नेटिक पोल कौन हो गए? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पता ही आपको, नॉर्थ और साउथ। और चार्जेस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यही 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पता है आपको, ठीक है। वीक न्यूक्लियर किन के बीच में लगती है? देखो, वीक न्यूक्लियर हमेशा नहीं होती है। वीक न्यूक्लियर तब होती है जब कोई रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है, तो ये लगती है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बीच में। ऐसा अभी के लिए आप समझ लो, बाकी डिटेलिंग सब 12th में है इसकी डिटेल्स बाकी आपको 12वीं में मिलेंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि रेडियो एक्टिविटी जब होती है ना, तब जो पार्टिकल्स निकलते हैं उस दौरान लगती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमेशा नहीं होती है ये, ठीक है। मतलब ट्रांजिशनल फोर्स है एक तरीके से। ये कुछ क्षण भर के लिए आती है ये वाली फोर्स, कुछ क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए वाली फोर्स आती है, जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर। एंड में आती है ग्रेविटेशन। ये किसके बीच में होती है? पढ़ी हुई है आपने। बाकियों के बारे में मानता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, बाकियों के बारे में मानता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको नहीं पता होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वीक न्यूक्लियर क्या है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगती है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगती है बताओ? किन के बीच में लगती है बताओ? हाँ, किन के बीच में? हाँ, यस, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये लगती है मासेस के बीच में। वेरी गुड, मासेस के बीच में लगती है बेटा। एक मास दूसरे मास पर लगाता है। ये M1 मास है, ये M2 मास है। M1 M2 को अट्रैक्ट करता है, M2 M1 को अट्रैक्ट करता है। पता है ना आपको, ये दोनों फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मासेस, मासेस, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। ऑब्जेक्ट में तो फिर चार्ज भी आ गया, ऑब्जेक्ट में तो हो सकता है वो पोल भी हो बेचारा, है ना। तो मास बोलना चाहिए आपको। मासेस के बीच की फोर्स है ग्रेविटेशनल। बढ़िया, गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव बच्चे यार। क्या क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम अब लोग चलते हैं हमारे चैप्टर पर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये शुरू की इंट्रोडक्टरी बातें हो गई फिजिक्स के बारे में, इससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनाया फिजिक्स में, बाकी चीजें आगे जाकर के आप पढ़ ही लोगे। मतलब कौन सी फोर्स कब क्या कर रही है, ये आपको पूरे 2 साल पढ़ना है। बात को समझना है ना, पूरे 2 साल आपने यही तो पढ़ना है। और इसके अलावा वो जो मैंने कंजर्वेशन के लॉज आपको पढ़ाए थे, वो भी आपने आगे जाके 2 सालों में पढ़ ही लेने हैं। मैंने तो बस आपको नाम बताए हैं, अभी ज्यादा डिटेलिंग मैंने आपको नहीं दी है। अब पढ़ते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या यूनिट्स एंड डायमेंशन नाम के चैप्टर को। इसके दोनों नाम चल जाते हैं, कभी कभी इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कहते हैं, कभी कभी इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट्स की जरूरत क्या है, ये यूनिट्स होते क्या है।
व्हाट आर यूनिट्स एंड व्हाई आर दे नीडेड? ये यूनिट्स होते क्या है, ये यूनिट्स होते क्या है और ये क्यों चाहिए होते हैं? व्हाई आर दे नीडेड? सबसे पहले आप ये समझो कि यूनिट होती क्या चीज है। देखो यार, हम जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, हम जब भी कभी फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमको फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करनी पड़ती है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? कुछ एग्जांपल पता है आपको? क्या लिखा मैंने यहां पर? फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करनी पड़ती है। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी? देखो यार, आप जब भी कभी फिजिक्स को पढ़ोगे तो फिजिक्स में कुछ नापोगे, तोलोगे ना, तभी तो कंपेयर कर पाओगे आपस में चीजें, है ना भाई? कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है, कोई चीज ठंडी है तो कितनी ठंडी है, कोई चीज लंबी है तो कितनी लंबी है, कोई चीज मोटी है तो कितनी मोटी है, कोई भारी है तो कितनी भारी है, किसी में देर लग रही तो कितनी देर लग रही। अरे ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? कंपेयर तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हर उस चीज के लिए जिसका आपको कंपैरिजन करना पड़े, ज्यादा करना पड़े, कम करना पड़े, क्वांटिफाई करना पड़े, क्वांटिफाई मतलब होता है कैलकुलेट करना, क्वांटिटी बताना, उसके लिए यू नीड अ फिजिकल क्वांटिटी। यस और नो? यस और नो? और फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल बच्चे यहां पे लिख रहे हैं, जैसे कि मास, है ना, जैसे कि लेंथ, जैसे कि टाइम, जैसे कि करंट, है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कितने हैं ये पता आपको? कितने हैं? कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटी जानते हो? एंडलेस है ये, एंडलेस, कभी खत्म नहीं होने वाली चीजें हैं ये, एंडलेस है। किसी को नहीं पता कितनी है, बहुत सारी हो सकती है, ये एंडलेस है, ये एंडलेस है भाई। नहीं पता, नहीं पता कितनी है, नहीं पता कितनी है, बहुत सारी है भाई, बहुत सारी है। आप गिनते रह जाओगे और नई नई निकलती चली जाएंगी, नई नई खोज होती चली जाएंगी। कुल कितनी है? हजारों में है, बता रहा हूं मैं आपको। ना ना ना, 7 तो केवल फंडामेंटल है बेटा। आप जो 7 बता रहे हो वो तो फंडामेंटल है, फिजिकल क्वांटिटियां तो अनगिनत है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, फंडामेंटल 7 है ये कहानी है, ठीक है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना तोलना तो पड़ेगा ना, सीधी सी बात। फिजिकल क्वांटिटी को मेरे भाई मेजर तो करेगा ना यार, मेजर तो करेगा ना, नाप तोल तो करेगा ना भाई। तो नाप तोल करने के लिए, नाप तोल करने के लिए आपको चाहिए यूनिट। बिना यूनिट के नाप तोल नहीं हो पाता, बिना यूनिट के नाप तोल नहीं हो पाता। अब मुझे बताओ, क्या बेसिक बात समझ में आई? क्या बेसिक कहानी समझ में आई कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है अपने को और ये चैप्टर तक कहां तक साथ देगा ये बताओ? ये चैप्टर आपके साथ कब तक रहने वाला है? इस चैप्टर के बेसिक्स आपके साथ कब तक रहने वाले हैं? जानते हो आप ये बात? गेस करो जरा, गेस करो कमेंट सेक्शन। देखो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करते रहोगे तो मजा आएगा भाई, है ना? हाँ, देखो देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब तक फिजिक्स है तब तक, जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक यूनिट्स रहेंगे, सीधी बात। क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको चीजों को नापना तोलना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी नापनी पड़ेगी, तोलनी पड़ेगी, और नापना तोलना, नाप तोल करने के लिए आपको यूनिट चाहिए। खत्म बात। कितनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है। तो यूनिट्स आपके साथ कब तक रहने वाले हैं? जब तक फिजिक्स रहने वाली है। और फिजिक्स कब तक रहेगी? एक बच्चा कह रहा है सिर्फ 12th तक। 12th के बाद चीजें नापनी तोलनी छोड़ देगा क्या भाई? अपना वजन नहीं नापेगा क्या? हाइट नहीं नापेगा क्या? तेरे कल को शादी होगी, बच्चे होंगे बेटा तेरे, तो उनकी हाइट नहीं नापेगा क्या? उनका वजन, उनका टेम्परेचर, बुखार होगा तो थर्मोमीटर मत लगाइयो, कहियो बस बुखार हो रहा है जी, गोली दे दो मुझे। बोले कितना? थर्मोमीटर लाके हटाओ थर्मोमीटर। हम नहीं नापते हैं कुछ भी, क्योंकि हम 12वीं में यूनिट्स छोड़ आए हैं ऐसे थोड़ी ना होता है। घड़ी पहननी छोड़ दे, घड़ी देखना छोड़ दियो, एक काम कर, है ना, क्योंकि 12वीं में तूने यूनिट्स छोड़ दिए थे। अबे जब तक तेरी जिंदगी रहेगी बेटा, तब तक यूनिट्स रहेंगे ठीक है? 12वीं तक नहीं, 12वीं तक नहीं, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? कहां नहीं यूनिट यूज होते भाई। तू जूता लेने जाता तो बोलता 10 नंबर का जूता दे दो भैया, 9 नंबर का जूता मुझे आता है भैया, वो दे दो। मत कर मेजरमेंट पैर की, मत कर। 6 नंबर का जूता ले आ, तेरा पैर 10 नंबर का है, तू 6 नंबर का जूता पहन के घूम। मेजरमेंट सब जगह लगती है ठीक है? दर्जी के पास जाएगा सिलवाने के लिए शेरवानी, तो क्या नाप नहीं देके आएगा क्या तो समझ बात को बेटा, यूनिट्स तो तेरे साथ जिंदगी भर तक रहने हैं बेटा, ठीक है? मृत्यु शैया पर भी जब कफन होता है ना, तो वो भी
नाप के ही देखा जाता है कि कितना चाहिए भाई आपको कपड़ा। समझ गए ना? तो मरने से पहले भी और मरने के, वो क्या था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC। ये LIC है बेटा। समझ गए ना? यूनिट्स का जो चैप्टर है वो LIC है एक्चुअली में। समझ गए ना? तो मरने के बाद भी पूछेंगे भाई कि ये जो शरीर है कितना बड़ा है, कितना मीटर का कफन लगेगा इसके लिए, मतलब जो कुर्ता पजामा पहनाएंगे वो उसका साइज क्या रखना है। तो बात समझ रहे हो ना? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है। यूनिट्स तो रहेंगे बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई तो मजा आता है ना? तो यस, फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिफाइन कर रहे थे, क्या बोलूं, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी चीजें जो क्या हो सकती है, मेजर हो सकती है, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना, जिनको नापा तोला जा सकता है। हिंदी में जिनका नाप तोल किया जा सकता है, नाप तोल किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी हैं क्या जिनका नाप तोल नहीं किया जा सकता? कुछ ऐसी चीजें भी हैं क्या जिनको नापा तोला नहीं जा सकता? बता दो, बता दो। ऐसी चीजें भी हैं क्या जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? क्या लिखा हुआ है देख, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये कौन सी होंगी? ये कौन सी होंगी? जो मेजर नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे कि क्या नहीं मेजर हो सकता? मां का प्यार, मां का प्यार मेजर नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं? मां का प्यार मेजर नहीं हो सकता। बाप की डांट मेजर नहीं हो सकती। और उसकी याद कितनी जोर से आई यह भी मेजर नहीं हो सकती। उसकी याद कितनी जोर से आई, क्या मेजर हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो सकती। RDX की क्लास कितनी अच्छी लगी, नहीं मेजर हो सकती। हां या ना? एग्री करते हो तो फायर इमोजी लगा दो, ठीक है ना? हां, वैसे RDX की क्लास कितनी अच्छी लगी, इसकी एक मेजरमेंट है। ये लास्ट वाला जो है, RDX की क्लास कितनी अच्छी लगी, इसका एक मेजरमेंट जरूर है। क्या? फायर इमोजी जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी क्लास होगी, ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं है इस चीज की। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ, एक बात और RDX सर की क्यूटनेस जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टोरी भी लगानी है तुमने मेरी, है ना? इंस्टा पर रीशेयर कर दूंगा, फटाफट। हाँ, ठीक है। ये भी मेजर नहीं हो सकती बेटा, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कैन नॉट बी मेजर्ड, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं भी जो मेजर हो सकती हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज हैं ऐसी, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज। देखो यार, फन चलता रहना चाहिए, ठीक है ना भाई? फन तो चलता रहेगा पूरे टाइम, पूरे साल, और एक साल नहीं, पूरे 2 साल, एक साल नहीं, पूरे 2 साल फन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो 1 साल का ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो 1 साल का ले रहा हूं, लेकिन जो फन की गारंटी है वो 2 साल की है, ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ उदय बैच की नहीं, अगले साल के परिश्रम बैच की भी, ठीक है? फन की गारंटी पूरी है 2 साल की, ठीक है? ठीक है, पढ़ाई तो होगी, फन ज्यादा होगा, मतलब फन भी होगा, ज्यादा नहीं, पढ़ाई भी ज्यादा होगी, फन भी ज्यादा होगा, दोनों चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है? तो थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज है। एग्जांपल अगर दिए जाए, वैसे दे दिए मैंने काफी सारे, आपने भी बहुत सारे लिख दिए थे। मास है, लेंथ है, टाइम है, एटसेट्रा भी है बेटा। एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है? डन है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि यूनिट की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली में व्हाट इज यूनिट, यूनिट होता क्या है? आओ सुनो, लिखा है इट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग। देखो, मेजरमेंट का मतलब होता है चीजों को कंपेयर करना, सीधी बात। अगर कोई चीज नापी जा रही है या कोई चीज तोली जा रही है, वो एक्चुअली में कंपैरिजन ही है। किससे कंपैरिजन है? ये आपके मन में सवाल आएगा, कंपेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो सर? कंपेयर करो, कंपेयर करना अच्छी बात नहीं होती सर ये कंपैरिजन नहीं चलेगा सर। मेरा कंपैरिजन बुआ के लड़के से होता है, मेरा कंपैरिजन मामा की लड़की से होता है। नहीं, ये नहीं चलेगा सर, कंपैरिजन इज रॉन्ग। बेटा, फिजिक्स स्टार्ट ही कंपैरिजन से होती है। मैं क्या करूं भाई? फिजिक्स स्टार्ट ही मेजरमेंट से होती है, और मेजरमेंट का मतलब ही कंपैरिजन होता है।
मेजरमेंट का मीनिंग ही कंपैरिजन है। तो आओ समझो पहले कंपैरिजन चीज क्या है, किससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अ पीस ऑफ वुड है आपके पास, ठीक है ना, और मैंने बोला कि आप इसे मेजर करो, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कि आप इसको मेजर करो, तो आप क्या करोगे? आप एक स्केल लेकर के आओगे या एक इंची टेप लेकर के आओगे, है ना, और आप उसके साथ में इसको ऐसे करके लगाना शुरू कर दोगे। लेकिन ये बताओ, आपको कैसे पता कि वो इंची टेप सही है? आपको कैसे पता कि वो स्केल ठीक है, वो सही मेजर करके आपको देगा? ये आपको कैसे पता? क्या आप एक्यूरेटली कह सकते हो इस बात को कि भाई नहीं वो स्केल तो सही है? अरे आपने ट्रस्ट किया, आपने भरोसा किया, किस पर? कंपनी पर। मान लो वो स्केल कैमलिन का था, या वो स्केल जो था वो डॉम्स का था, है ना, या नटराज का था, जो भी कंपनी का आपको वहां पे मिल जाए स्केल, आप उसी पे ट्रस्ट कर लेते हो। इंची टेप किसी कंपनी की आई, आप ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ यार ये इंची टेप आई है तो सही ही होगा, पापा यूज करते थे, मम्मी यूज करती है तो मैं तो यूज कर ही। यही होता है ना, यही होता है ना, यही ट्रस्ट की बात है ना। तो असल में कहानी क्या है पता है? ये यूनिट्स की जो दुनिया है ना, ये चल ही भरोसे पे रही है बेटा। ये दुनिया जो है वो उम्मीद पे तो कायम है, हाँ या ना? ये सुना है कि नहीं? ये डायलॉग आपने सुना कि नहीं सुना कि दुनिया किस पे कायम है? उम्मीद पे। दुनिया तो उम्मीद पे कायम है भाई। तो ये सच में एक उम्मीद पे ही कायम है, ये भरोसे पे ही कायम है कि भाई कोई बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। अब ये भरोसा आया कहां से? इस भरोसे की शुरुआत कहां से हुई? इस भरोसे की स्टार्टिंग कहां से हुई? तो भरोसे की स्टार्टिंग होती है लंदन के और फ्रांस के म्यूजियमों से। सर ये क्यों? सर लंदन और फ्रांस पे हमें क्यों भरोसा हो? भाई यूके में और फ्रांस पे हमें कहां भरोसा हो? हम तो नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है सर। हिंदुस्तानी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो पेट्रोटिज्म है आपके अंदर, वेरी गुड, है ना। लेकिन एक बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर एक क्वांटिटी चलती है फिजिकल को, एक यूनिट चलती है जिसका नाम है बीघा, जिसका नाम है बीघा। किसने सुना है? ये लैंड की यूनिट है, ये लैंड मेजर करने की, लैंड का एरिया मेजर करने की यूनिट है ये बीघा। और आपको एक बात बताऊं, यूपी में वेस्टर्न साइड में जाओगे तो बीघा का लैंड अलग मेजर होता है, ईस्टर्न साइड में जाओगे तो लैंड अलग मेजर होगा। हरियाणा आ जाओगे तो एक बीघा में कुछ और एरिया आएगा, आप ओडिशा चले जाओगे तो एक बीघा में कुछ और आएगा, और अगर साउथ में चले जाओगे तो शायद वहां बीघा भी नहीं सुना होगा किसी ने। तो ये क्या कर रहे हो फिर? हिंदुस्तानी होके भी तुम एक यूनिट नहीं बना पा रहे हो, सोचो। है ना, वन नेशन वन यूनिट। नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने यह पॉसिबल किया, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर शासन किया। यह आपको पता है ना, कहते हैं कि उनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, है ना। सूरज नहीं डूबता था का मतलब क्या? कि उनका जो शासन था ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और कनाडा तक था। ऑस्ट्रेलिया में आज भी रानी, और न्यूजीलैंड में आज भी रानी का झंडा और वो रानी की बातें होती हैं जो मोनार्क है वहां की। अब तो खैर वो आ गए, किंग चार्ल्स आ गए अब तो, है ना। वो जो प्रिंस था वो किंग बन गया है, ठीक है ना। ऐसे ही कनाडा में भी आज भी रानी और उनके जो बेटे हैं वो किंग हैं, उनको ही हेल करते हैं, ऑल हेल द किंग, ऐसे करके वो वहां ही चलता है। तो जहां पर पूरी दुनिया भर में एक छत्र राज रहा हो, तो उन्होंने अपना यूनिट जो है वो पूरी दुनिया को दे दिया। पूरी दुनिया में अपना यूनिट देकर के वो लोग चले गए, ठीक है ना। और इंडिया भी उसी यूनिट को फॉलो कर रहा है। तो ये यूनिट को फॉलो करने का मतलब क्या है? एक यूनिफॉर्मिटी बन गई है, आप समझे ना। जैसे आपको पता है कि लकड़ी के टुकड़े को नापने के लिए इंची टेप लगेगी, इंची टेप या स्केल लगेगा। वो स्केल ने अपनी मेजरमेंट कहां से ली है? वो ली है लंदन और फ्रांस के म्यूजियमों से। आपको पता है एक्चुअली में एक लकड़ी का टुकड़ा वहां भी रखा हुआ है, एक लॉग लकड़ी का, पेड़ का तना एक वहां पर भी रखा हुआ है, उसको बोल रखा है 1 मीटर। उन लोगों ने, अंग्रेजों ने, उन्होंने दिया ना मीटर। हमें तो बीघा पता था, हमें तो यहां लैंड की यूनिट बीघा पता थी, है ना। उन्होंने मीटर दिया, उन्होंने किलोग्राम दिया, उन्होंने सेकंड दिया, और पूरी दुनिया में एक ही यूनिट जहां जहां उनका राज चलता था वहां वहां उन्होंने वही लागू कर दिया। तो असल में ये 1 मीटर क्या है? व्हाट इज 1 मीटर? व्हाट इज 1 kg? 1 किलो किसको बोला उन्होंने? हो सकता है 1 किलो का एक बहुत बड़ा बट्टा रखा हुआ हो म्यूजियम में, उसी से कंपेयर करके सबने अपने अपने बट्टे बना लिए, सबने अपने अपने 1 kg बना लिए। और लकड़ी के लिए तो मैं श्योर हूं 100% कि वहां पे एक लकड़ी का तना रखा हुआ बहुत बड़ा, और वो लकड़ी का तना ऐसे करके मान लो वो तना रखा हुआ बहुत बड़ा, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, वो 1 मीटर लेंथ का है। मतलब वो जितनी भी लेंथ का उसको 1 मीटर बोल दिया। और 1 मीटर कितना होता? लगभग इतना, लगभग इधर से स्टार्ट होकर यहां खत्म होता है, यहां से स्टार्ट होगा यहां खत्म होगा। दिस इज 1 मीटर अंदाजे से, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है भाई, यहां से स्टार्ट होना यहां से खत्म होना सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना भाई। तो ये जो यूनिट सिस्टम था
कि 1 मीटर होगा, यह म्यूजियम में रखा हुआ है और वहीं से कंपेयर करके सबने अपना अपना 1 मीटर बना लिया है पूरी दुनिया में, है ना। साड़ी का नाप लेने जाओ, है ना, और चुन्नी का नाप लेने जाओ, धोती का नाप लेने जाओ, सब चीजों के लिए उसके पास क्या होता है, 1 मीटर लंबा स्केल होता है। वो 1 मीटर लंबा स्केल कहां से लाया, वो किसके भरोसे पे है? वो बोला ना, भरोसे से दुनिया चलती है, पूरा यूनिट्स जो है वो भरोसे पे चल रहा है। तो ये भरोसा आया कहां से? ये आया उस म्यूजियम से, जिस म्यूजियम में ये तना रखा हुआ है, 1 मीटर लंबा तना। समझ में आया? क्लियर हुआ? उसी से कंपेयर करके सबने अपने अपने 1 मीटर स्केल बना रखे हैं। तो टर्की में भी 1 मीटर का स्केल है, पाकिस्तान में भी 1 मीटर का स्केल है, श्रीलंका में भी 1 मीटर का स्केल है, अफगानिस्तान में भी 1 मीटर का स्केल है, नेपाल में भी 1 मीटर का स्केल है, हमारे भारत देश में भी 1 मीटर का स्केल है, म्यांमार में भी 1 मीटर का स्केल होगा, भूटान में भी 1, चाइना में भी 1, सब जगह पर 1 मीटर का जो स्केल है वो सब इधर से ही नापा गया है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? उसी से कंपेयर किया गया है, उसी से कंपैरिजन है। तो इट इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग का मतलब क्या है कि वो जो लकड़ी का तना है, वो जो पड़ा है कहां, म्यूजियम में, उससे कंपेयर करो। सब पूरी दुनिया उसी से कंपेयर कर रही है 1 मीटर को। यह सच बात है, बिल्कुल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा, मान लो ये वुड का जो टुकड़ा है, जो लकड़ी का टुकड़ा मैंने आपको दिया, ये सपोज करो 3 मीटर का निकला, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? अगर मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा मेजर होकर के मैंने आपको दिया था, आपने बताया सर ये 3 मीटर आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है? सर आप तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो शुरू तो यहीं से करनी पड़ेगी बातें भाई। यूनिट्स कैसे स्टार्ट हुए, यूनिट्स पे भरोसा कैसे बनता है, ये तो बताना ही पड़ेगा भाई बच्चे को, नहीं तो मजा कैसे आएगा आपको पढ़ने का? बताओ बताओ, अगर ये 3 मीटर आया तो इसका मतलब क्या है? क्या 3 मीटर यूनिट है? नहीं, नो नो। क्या मीटर यूनिट है? नहीं, मीटर भी यूनिट नहीं है। तो सर क्या यूनिट है फिर? यूनिट है 1 मीटर। इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स 1 मीटर। ये 1 मीटर क्या है? ये 1 मीटर वो लकड़ी का टुकड़ा है जो म्यूजियम में रखा हुआ है, उसका ये 3 गुना है। दिस इज 3 टाइम्स द यूनिट, 3 टाइम्स द यूनिट। और यूनिट क्या है? यूनिट वो है जो 1 मीटर है। अब बात समझ में आई? अब बात समझ में आई कि अगर ये 3 मीटर निकल के आया तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो वो 1 मीटर था उसका ये 3 गुना लंबा है। जो वो म्यूजियम में 1 मीटर रखा हुआ है उसका 3 गुना लंबा है। ये बात है। इसको 3 टाइम्स द यूनिट बोलेंगे, 3 टाइम्स द 1 मीटर बोलेंगे। इट इज एक्चुअली 3 इंटू 1 मीटर। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि यार 50 मीटर लंबी रोड है, 50 मीटर लंबी रोड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर हो गया है, मैं समझ जाऊंगा कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया है, और वही करने के लिए तो मैं यहां आया हूं। वही करने के लिए तो मैं जाना जाता हूं भाई। मुश्किल से मुश्किल चीज को सिंपल तरीके से बता देना। बताओ फिर जल्दी से, अगर 50 मीटर लंबी रोड है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? यस, गुड गुड, शाबाश। इसका मीनिंग है कि 50 टाइम्स वो वाला लकड़ी का टुकड़ा जो म्यूजियम में अंग्रेजों ने रखा हुआ है अपने पास संभाल के। आया समझ में ना? हाँ, यही कहानी है। 50 इंटू 1 मीटर कॉल्ड 50 मीटर। मजा आ गया हो तो फायर इमोजी लगा दो। मजा आ गया है तो अगर बात एकदम पल्ले बैठ गई है तो फायर इमोजी जरूरी है, ठीक है ना? आगे देख क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, कितना लंबा या कितना छोटा, है ना, इज एज कंपेयर टू द बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसी को यूनिट बोलते हैं। देखो, एक रेफरेंस लिया है कि नहीं लिया है, मुझे बताओ। एक रेफरेंस लिया, एक भरोसा लिया ना। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है भाई? भरोसा, भरोसा, जिंदगी का भरोसा। भरोसा कौन है? किस पर भरोसा है? जो अंग्रेजों ने अपने म्यूजियम में रखा हुआ, उस पे भरोसा है पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया ने वहीं से अपना 1 मीटर नाप रखा है। उसी से कंपेयर करते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, मेजर करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, मेजर। अरे मेजर का मतलब कंपेयर ही होता है यार। आया कि नहीं आया? फायर इमोजी लगा दो, आ गया तो।
मेजर का मतलब ही कंपेयर करना है कि उससे 2 गुना नाप रहे हैं, कि उससे 50 गुना नाप रहे हैं, कि उससे 100 गुना नाप रहे हैं, कि उससे 1000 गुना नाप रहे हैं, या उससे आधा गुना नाप रहे हैं, या उससे पौना गुना नाप रहे हैं, या उसके 1/10 नाप रहे हैं, या उसके 1/20 नाप रहे हैं, कि उसका 100 में भाग करके नाप रहे, कितना नाप रहे हैं। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी भरोसा अंग्रेजों का भरोसा अंग्रेजों का है। क्या करें क्या करें, गुलाम थे ना यार, 200 साल कॉलोनियल पीरियड में गुलाम रहे हैं ना भाई, तो वो तो चलेगी आगे, ठीक है ना भाई, पूरी दुनिया लगभग गुलाम रही है उनकी, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो इसी को यूनिट कहते हैं बेटा, इसी बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी इसी भरोसे का नाम यूनिट है, इसी भरोसे का नाम यूनिट है। और आप एक चीज देखो, इसका नाम भी यूनिट है। व्हाट इज यूनिट? वन। यूनिटी सुना है ना आपने, यूनिटी एकता, यूनिट मतलब होता है वन। ये वन की बात करेगा हमेशा, ये हमेशा वन की बात करेगा। 1 मीटर इज अ यूनिट, 1 सेकेंड इज अ यूनिट, 1 kg इज अ यूनिट, 1 न्यूटन इज अ यूनिट। फील आई? पूरी फील दिख रही है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। बच्चे पूछ रहे हैं नोट्स क्या बनाने हैं। इतना घबराओ नहीं नोट्स को लेकर के, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन ही है जो पीछे लिखी हुई है बस, ठीक है ना। ये आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और खुद को समझाना है कि 50 मीटर क्या होता है, 3 मीटर क्या होता है, 10 मीटर क्या होता है, बस ये लिख देना, यही नोट्स है। इतना घबराने वाली क्या बात है नोट्स में। साथ के साथ बनाते हो तो साथ के साथ बनाओ। मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि बाद में बनाना। एक बार लेक्चर पूरा देख लो, लेक्चर पूरा समझ लो, एक फ्लो में चलो, और नोट्स जो है वो बाद में बनाया करो। बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से। मेरी क्लास में आप मेरी किसी भी क्लास में आ जाओ, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बाद में लेक्चर के नोट्स लिखने में। मैं इतना लिखवाता ही नहीं, मैं इतना समझा देता हूं, मैं इतना भर देता हूं माइंड के अंदर कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा, लेक्चर रिकॉल भी हो जाएगा और आप लिख भी लोगे। इतना ही करना है बस भाई, ज्यादा टेंशन मत लो नोट्स की, ठीक है। 10th में ये होता है ना, नोट्स बनाने, नोट्स बढ़िया नोट्स बनाएंगे हम, बायो में भर भर के नोट्स, एसएसटी में भर भर के नोट्स। इतना भरना नहीं पड़ता है फिजिक्स में, खासकर 11th क्लास के अंदर। बाकी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, डोंट वरी। आप उस हैंड रिटन नोट से भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। ये इसकी टेंशन मत लो, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, चिंता ना करो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसको भरोसा कहते हैं, उसी का नाम यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा आगे सुनो, कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की सहायता लगती है, 2 चीजों की सहायता लगती है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए 2 चीजों की सहायता यूज लगता है। क्या क्या? यूनिट और मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर, के हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट, वो यूनिट का वो कितना टाइम्स है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा 100 मीटर, अगर मैंने लिखा 100 मीटर, डिकोड करो इसको, डिकोड करो, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है सर 100 टाइम्स द 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है? 1 मीटर यूनिट है। और जितने टाइम्स से वो मल्टीपल हो रहा है, जितने टाइम्स से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी का नाम मैग्नीट्यूड है। कितनी सिंपल बात है, आया कि नहीं आया? एक नया नाम दे रखा है बस उसको। जितने का वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, जितने का वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, उसी का नाम मैग्नीट्यूड है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मुझे बताओ 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? जल्दी से 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? जल्दी बोलो। 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? जल्दी बोलो। 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? जल्दी बोलो। 3 मीटर में मैग्नीट्यूड कौन हुआ? यस 3 हुआ। शाबाश 3 हुआ। बढ़िया। अच्छा ये बताओ 2 घंटे में मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2 घंटे में 2 आवर अगर लिखा हुआ दिखा तो मैग्नीट्यूड क्या है? अगर कहीं पे 2 आवर लिखा हुआ दिखे तो मैग्नीट्यूड क्या है? शाबाश, बढ़िया। 2 × 1 आवर हो गया ना, इसका मतलब ये 1 आवर तो यूनिट है, ये 1 आवर तो यूनिट है। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसी का नाम मैग्नीट्यूड है, इसी का नाम मैग्नीट्यूड। आया कि नहीं आया? सही है। एक बात और सुन, यूनिट को मैथमेटिकली यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीट्यूड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
वो n इंटू यू लिखी जाती है। NU, NU, NU मतलब जैसे 10 मीटर है ना, तो n क्या हो गया, n हो गया 10, और u क्या हो गया, u हो गया 1 मीटर। क्या यह बात समझ में आती है जो साइड में लिखी है मैंने? क्या ये बात समझ में आती है जो साइड में लिखी है मैंने? एक बार फायर इमोजी लगा के बता दो। एनर्जी कभी कम नहीं होने देता, ना खुद की ना आप लोगों की। बस आपको मेरे साथ साथ चलते रहना है, मेरी बात सुनते और समझते रहना है। ना मैं अपनी एनर्जी कभी कम होने देता हूं, ना मैं आने वाले बच्चे की होने दूंगा, कभी भी नहीं, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एनयू लिखा जाता है। एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब यूनिट, ठीक है। तो कभी अगर 10 मीटर लिखा हुआ हो तो एन का मतलब 10 है, और जो u है वो आपका 1 मीटर हो जाएगा। यूनिट इज 1 मीटर। डन है। रिपीट भी कर दिया बेटा मैंने, बिना बोले रिपीट करता हूं भाई, मैं, मेरी आदत ही है, मेरे पढ़ाने में ही है ये, कि जब मैं कोई चीज पढ़ा पता तो हो, अरे पता तो चले कि तू है क्या। आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट समझ में है ना, पता तो चले कि तू है क्या। हाँ, जिसका यूनिवर्सल एस्पेक्ट हो, कुछ ना कुछ यूनिवर्स में लोग जानते हो भाई। एलियन भी हो तो उस बेचारे को भी पता हो कि एक यूनिट नाम की चीज अंग्रेजों ने रखी हुई है अपने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला वाला समझ में आया कि कोई भी यूनिट क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्लियर है सर? क्लास कब तक चलेगी? बस थोड़ी और, थोड़ा और, 15 मिनट मुश्किल से ये वाला टॉपिक करवा दो, है ना, उसके बाद अपन चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, बस फंडामेंटल बताने दे उसके बाद, ठीक है ना। फंडामेंटल तक रखते हैं आज, फिर बाकी आपको ऐप पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बाकी ऐप पे पढ़ेंगे। आ जाओ आ जाओ। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या, कि पता तो चले, पता तो चले कि चीज क्या है। दूसरी चीज आती है कंसिस्टेंट हो और इनवेरिएबल हो। यार एक बात बताओ, आप किसी पे भरोसा करने जा रहे हो, आप कोई यूनिट बताने जा रहे हो पूरी दुनिया को, और वो चेंज हो जा रही है, चेंज हो गई। इनवेरिएबल का, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कि सेम बनी रहे, सेम बनी रहे वो, है ना। लेकिन हुआ क्या, वो चेंज हो गई है। जैसे इसका एग्जांपल ये बनता है कि आपने शायद सुना है कि एक यूनिट होती है लेंथ की, जिसको बोलते हैं फुट। फुट, इसको तो चलो डिफाइन कर दिया गया, वेल डिफाइंड यूनिट अब ये हो चुकी है। लेकिन आपको पता है इसी स्टार्ट कैसे हुई थी? इसकी पीछे की बैक स्टोरी जानते हो क्या? इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि असल में राजा का पैर था। हां, ये बताते हैं, मतलब कहानियां हैं, फोकलोर है ये, समझते हो ना, दंत कथाएं बोलते हैं ना, वैसी है ये। तो बोलते हैं कि भाई ये राजा का पैर था, और राजा कहता था भाई देखो, मैं तुम्हारा शासक हूं, मैं तुम्हारा माई बाप हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम यहां वहां क्यों जा रहे हो कुछ भी नापने के लिए, लो मेरे पैर से नापो। तो दुनिया को अपने पैर से नपवाता है राजा, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, फुट। हां, राजा का पैर। असल में ये फुट क्या था, ये राजा का पैर हुआ करता था जी। ऐसी कहानी चलती है, राजा का पैर था ये। तो राजा का पैर ही है जी सबसे बड़ी चीज उस टाइम पर। तो राजा कहता नापना है तो मेरे पैर से नाप आकर के। ठीक है ना। तो कोई म्यूजियम की बात नहीं थी, बोला मेरे पैर से नाप। लेकिन एक बात बता, आज राजा के पैर से नापा और कल राजा निपट गया। कल राजा खत्म, तो कहां से नापोगे अब कहां से नापोगे? सब आकर के राजा के पैर से नाप के जा रहे थे, लेकिन राजा ही एक दिन निपट गया। या राजा कभी बुढ़ाएगा भी यार, राजा बूढ़ा हो गया, या मान लो राजा का पैर कट गया, राजा ट्रेन पकड़ रहा था और ट्रेन के नीचे आके उसके दोनों पैर कट गए। अब बताओ कहां से नापोगे यार? बात समझ में आ रही है? राजा बूढ़ा हो जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, पैर श्रिंक होने लगा, है ना, या कोई बीमारी पड़ गई कि पैर ही गल गए उसके। तो आप बात समझ रहे हो ना, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो चेंज हो जाए, भरोसा होना चाहिए। अब राजा पे तो भरोसा था, लेकिन राजे के पैर का क्या पता, राजे के पैर का क्या पता भाई अपने को। बात समझ में आई ना? तो कंसिस्टेंट हो और इनवेरिएबल हो, यानी चेंज ना हो, फिक्स रहे, चेंज ना हो। समझ गए ना? राजा को ही निपटा गया उसका लड़का आकर के, अब वो कह रहा है मेरे पैर से नापू, और वो 16 साल का लौंडा है अभी, तुम्हारे जितना, उदय बैच लिया उसने अभी कह रहा है मेरे पैर से नापो। तो उसका पैर तो छोटा ही होगा भाई, आदमी जैसा पैर थोड़ी ना होगा उसका, घोड़े जैसा बड़ा। बात समझ में आपको आ रही है ना? ठीक है। तीसरा सुनो, यूनिट एक ऐसी चीज हो जो अवेलेबल हो सब जगह, अवेलेबिलिटी हो और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सके। एक बार राजा निपट गया, उसका पैर दोबारा प्रोड्यूस हो सकता है क्या? बोलो भाई बोलो, है ना। एक बार राजा निपट गया, अच्छा चलो मान लो राजा तो है जी रोम का,
राजा कहां का है? इटली का, रोम का, ठीक है ना। तो इटली के लोग पूजे ना उसको, हम क्यों पूजे? हम हिंदुस्तानी है, हमें हमारा राजा चाहिए, हमें हमारे राजा का पैर चाहिए। ऐसी की तैसी इटली वाले की। क्या ये बात आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो अवेलेबल हो जाएगा? बोलेगा अच्छा 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 अच्छा, हिंदुस्तान वालों को लेंथ नापनी है क्या? मैं आता है, मैं उधर ही आता है, मेरी फ्लाइट करवाने का, मैं अभी मुंबई लैंड करता है ना, तो मुंबई लैंड करा वो और पहुंच गए सारे के सारे हिंदुस्तानी। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। हर जगह पर क्या वो अवेलेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। राजा इटली का है तो इटली वालों का पास्ता पिज्जा खाए और इटली वालों को अपना पैर नपवाए, ठीक है ना। अपन नहीं नापने के, बात खत्म, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी राजा के पैर की पॉसिबल नहीं है। भरोसे वाली जो चीज होगी उसी पर हम ये बोल पाएंगे हाँ यार ये अवेलेबल भी है और रिप्रोड्यूस भी हो सकती है वो चीज। चौथे पर आते हैं। चौथा क्या है? इम्पेरिशेबिलिटी। जो पेरिश ना हो जाए। पेरिश होने का मतलब निपट जाना। तो राजा निपट जाएगा एक दिन, तो एक दिन उसका पैर भी गल जाएगा, हमेशा उसका पैर रहने वाला नहीं है। बात समझना है ना। और परमानेंसी, ये भी वही चीज है कि कभी फिक्स, ये भी वही चीज है कि भाई फिक्स रहे वो चीज, है ना। चेंज ना हो उसके अंदर चेंजेस ना आए, चेंजेस नहीं आए, है ना। या फिर वो पेरिश ही ना कर जाए, मतलब निपट ही गया जी, पैर ही खत्म हो गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। और पांचवी चीज क्या है? कन्वीनियंस और एक्सेप्टेबिलिटी। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक्सेप्टेबिलिटी। भाई हिंदुस्तान कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि इटली का राजा अपना पैर नपवा के जा रहा है और कह रहा है कि मेरे पैर से नापो, तेरी ऐसी की तैसी ना नापते हम, हमारी मर्जी, हम अपने राजा का नापेंगे। तू कौन? निकल, पिज्जा पास्ता निकल यहां से। बात समझ में आ गई ना। तो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे लाओगे? भरोसे से उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा। देखो हिंदुस्तानियों मेरी बात सुनो, मैं जैसे इटली वालों का राजा हूं ना, वैसे ही तुम्हारा भी हूं यार, तुम्हारा भी हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं यार, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूं यार, तुमसे प्यार करता हूं यार, तुम मुझे भी प्यार करो, आओ आओ पैर नाप के जाओ। तो ये भरोसा बनाना पड़ेगा ना उसको। बात समझ में आई ना। तो इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज की, है ना। जैसे फुट पाउंड वाला जो सिस्टम था उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिका में ज्यादा है, यूके में नहीं है। यूके में मीटर चलता है, यूके में किलोग्राम चलता है, और वही हम यहां पर भी फॉलो करते हैं क्योंकि यूके ने हम पे राज किया था। हाँ थोड़ा थोड़ा फुट का भी आता है कि तेरी हाइट कितनी फुटा भाई बता, तू कितने फुटा भाई, 6 फुटा है या 4 फुटिया है तू या 5 फुटिया है, बोलते हैं ना ऐसे। तो फुट क्या है वो असल में, वो थोड़ा थोड़ा अमेरिका का भी इंफ्लुएंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंफ्लुएंस जो है वो यूके का। हमारी किताबों में फुट में नहीं नापते हम लोग, लेंथ को नापते हैं क्या? अपने डिस्टेंस वगैरह नापे हैं, डिस्प्लेसमेंट है नापी हैं, क्या फुट में नापी है क्या? वो नहीं, मीटर में, किलोमीटर में ही नापते हैं ना। तो ये बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अंग्रेजों ने ज्यादा बनाई या थोपी, एक ही बात है। बाकी आप बेटर समझते हो, जितने आप देशभक्त हो उतना ही मैं भी हूं भाई। ठीक है। तो कन्वीनियंस होनी चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी दुनिया माने उसको, ठीक है ना, दुनिया उसे माने। आया समझ में? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो एक बार फायर इमोजी फिर से हो जाए बेटा, लिख लोगे नोट्स में। इतनी कोई बड़ी महान चीज तो नहीं है ना, 5 पॉइंट है छोटे छोटे, जो जैसे याद रह पाए वो लिख देना, ठीक है। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर आता है सवाल, है ना। फायर इमोजी हो जाए फटाफट से। सर आपकी हाइट कितनी है? राजा के पैर से जो ना नापी जाए वो हाइट हमारी है बेटा। 186 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है। ओके, 186 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आइए भाई, 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटियां, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटियां कौन कौन सी? पहली फंडामेंटल, कितनी होती हैं? इनको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। कितनी होती है? 7। और 2 और है जिनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। 7+2 है ये। हां, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 2, कोई कहता है 9। नहीं, 7+2 बोलना चाहिए, सही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कोई भी आपसे पूछे तो 7 हैं, लेकिन 2 जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। 2 जो है वो सप्लीमेंट्री, इनको सप्लीमेंट्री बुलाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना। कौन कौन सी है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री कौन कौन सी है? एक है प्लेन एंगल, एक है प्लेन एंगल जिसको थीटा से लिखते हैं बेटा, थीटा से। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है।
जिसको थीटा के पैर में ऐसे आर लगा दिया जाता है, या कभी कभी इसको थीटा नॉट भी लिखते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, कई कई जगहों पर ओमेगा भी बोलते हैं इसको। ये ओमेगा का सिंबल है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ओमेगा का सिंबल है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री 2 है, कंफ्यूज ना होए बेटा कभी भी, ठीक है। 7 तो फंडामेंटल ही है, 7 तो फंडामेंटल है, नो डाउट, है ना। और फंडामेंटलों के नाम पता है, फंडामेंटल्स के नाम पता है आपको? आजा मैं बताता हूं फटाफट से। 7 फंडामेंटल लिखता हूं, मास और लेंथ और टाइम और टेम्परेचर और करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 1 2 3 4 5 6 और 7 है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अब बात यह आती है कि इनको फंडामेंटल कहते क्यों है भाई, इनका नाम फंडामेंटल लिखा क्यों, इनका नाम फंडामेंटल कहा क्यों जाता है? सुनिएगा ध्यान से। इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन सब 7 क्वांटिटियों से मिलकर के ही बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। ये कितनी है? हजारों, हजारों, अनगिनत। बोला था ना एंडलेस है, एंडलेस है, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स है, ये हजारों में है, ये हजारों में है, हजारों में। क्लियर हुआ? इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? फंडामेंटल। यानी ये बेसिक है, इन्हीं का जोड़ तोड़ करना, जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना और भागाकार करना, और कभी स्क्वायर करना, कभी अंडर रूट करना, कभी क्यूब करना, कभी क्यूब रूट करना, कभी इनवर्सली, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कभी नीचे, कभी इधर उधर ले जाओ और डिराइव्ड क्वांटिटियां बनाते जाओ। तो कितनी बनेंगी? हजारों बनेंगी। कितनी बनेगी? हजारों बन जाएंगे। समझ गए ना? क्योंकि कभी जोड़ रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी गुणाकार करना है, कभी भागाकार करना है। और वैसे भी आपको ये बात समझ में आती है यार कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अगर, तो थाला फॉर अ रीजन तो वही है ना बेटा। समझ गए होगे आप मेरी बात, है ना? क्योंकि 7 है तो थाला तो आएगा ही ना बेटा, और वही बेसिस है ना। एक समय पर एक छत्रराज धोनी ने हमारी क्रिकेट पर किया, है ना भाई, और लिटरली किंग, बिल्कुल किंग ऑफ क्रिकेट, है ना। थाला फॉर अ रीजन वो रहे हैं यार, बिल्कुल आज भी हैं वो और हमेशा रहेंगे, है ना। तो वो बेस थे कि नहीं थे, वो फंडामेंटल थे कि नहीं थे क्रिकेट के, है ना। इतने समय तक वो क्रिकेट को लीड करते रहे हैं इंडिया के लिए, है ना। तो वो क्रिकेट के फंडामेंटल थे कि नहीं थे, वो बेसिक थे कि नहीं? ऑब्वियसली थे। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब थाला फॉर अ रीजन। समझ गए ना? यानी बेस क्वांटिटी 7 है और उसी से मिलाकर के हजारों निकले। देखो क्या लिखा हुआ, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। इन 7 में से सारी क्वांटिटियों को जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना और भागाकार करने से बनाई गई जो और क्वांटिटीज हैं, उन्हीं का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, कुछ एग्जांपल लेते हैं भाई इसके। क्या क्या एग्जांपल ले लें, क्या क्या एग्जांपल ले लें? फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और बोलो। एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और बोलो। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और बोलो। मोमेंटम एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और बोलो। एनर्जी डिराइव्ड क्वांटिटी जो कम नहीं होती मेरी क्लास में ऐसे करके बहुत सारी है, बहुत सारी है, अनगिनत है, अनगिनत है। आया समझ में? ठीक। अब कुछ सिस्टम्स बता देता हूं आपको यूनिट के, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कौन कौन से आपने सुने हैं, पहले मुझे ये बताओ। कौन कौन से यूनिट सिस्टम्स आपने सुने हैं? सबसे पहले उसी स्टार्ट। सही बोल रहे हो, वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है, सारे ही हैं भाई। मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं, सारे ही हैं, सारे ही हैं। जो तुम लिख रहे हो सारे हैं बेटा जो तुम लिख रहे हो सारे हैं। वर्क भी है, एनर्जी भी है, बल्क मॉडुलस भी है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अब मुझे बताओ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से सुने आपने? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला MKS सिस्टम, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना मैं सुना देता हूं, कोई बात नहीं। MKS सिस्टम सबसे पहला है, यूके बेस्ड सिस्टम है ये, यूनाइटेड किंगडम ने ही राज किया पूरी दुनिया पर। तो MKS सिस्टम को थोप के लागू किया है लगभग पूरी दुनिया पर। तो हम, हमारे पड़ोसी देश और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, लगभग सभी किताबें जो पढ़ रही है उन किताबों के अंदर MKS सिस्टम का ही बोलबाला है, ठीक है। तो MKS सिस्टम फुल फॉर्म आगे बताऊंगा आपको क्या है। दूसरा सिस्टम जो आता है वो आता है बेटा CGS सिस्टम।
सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना, ये इसका छोटा वर्जन है। एमकेएस का छोटा भाई है सीजीएस, एमकेएस का छोटा भाई है सीजीएस, ये छोटा वर्जन है इसका और कुछ नहीं। ये भी बहुत यूज होता है इसलिए इसको बता देते हैं, है ना, ये भी बहुत यूज होता है इसलिए इसको बता देते हैं। तीसरा, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में आप, एकदम ट्रू, एकदम सही। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये अमेरिका बेस्ड है भाई, ये यूएस में ज्यादा चलता है ना। इसकी फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, इसकी है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड हमारे यहां चलता है, यह है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और यह फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। और इसके बाद आया इन सबका बाप इसके बाद आया इन सबके पिताजी, जो कि एमकेएस सिस्टम से ही मैच्योर होके आया है। एमकेएस सिस्टम को ही बाद में मैच्योर किया गया, है ना। और यस, बिल्कुल ठीक जो आप लिख रहे हो, एकदम सही है, वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि इस एसआई के अंदर ही ऐसे है सिस्टम दे इंटरनेशनल, ठीक है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, सॉरी, ठीक है ना। अपन इसको हिंदी में लिख देते हैं सरल भाषा में। सरल भाषा में एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और फ्रेंच में सिस्टम द इंटरनेशनल द यूनाइट्स, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनाइट्स, ठीक है। मुझे नहीं आता है, सॉरी, फ्रेंच मैंने नहीं पढ़ी है, ना ही मैं जानता हूं, ना ही मुझे कोई रुचि है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को ही प्यार से एसआई उल्टा कर दो, सब इंस्पेक्टर आईएएस एसआई, ठीक है, उल्टा कर दो, एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। देखो इन तीनों में क्या पंगा था, पंगा समझो क्या है। इन तीनों में पंगा यह था कि यहां पर केवल तीन यूनिट ही, तीन फिजिकल क्वांटिटियों की ही बात थी, माने तीन यूनिट की। हाँ सही बोल रहा है, कह रहा सर मत ही बोलो, रहने दो, हाँ, सॉरी यार, समझा करो यार, ठीक है। आप सर्च कर लेना ना थोड़ा यार, थोड़ी रिसर्च तुम भी करो यार, मैं ही बताऊं क्या, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ मैं ही बताया जा रहा हूं। क्या सर फिजिक्स की क्लास तो लगी नहीं रही है, तो हिस्ट्री क्लास लग रही है? हाँ तो फिर लगेगी ना, मैं ही सारी रिसर्च करके लाऊं, तुम कुछ रिसर्च करो, फिर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं यार। हाँ आजा देख सुन, एमकेएस मतलब 3 यूनिट्स की बात हो रही है, माने कि 3 फिजिकल क्वांटिटियों का ही लेना देना था इन तीनों में। कौन कौन सी 3 फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहले लेंथ पे आ जाओ, लेंथ नापना, मास नापना और टाइम नापना, यही 3 हो पा रहा था, ठीक है ना, यही 3 हो पा रहा था पहले, ठीक है। लेंथ नापना, मास नापना और टाइम नापना, बस, ठीक जी, इतना ही हो पा रहा था, है। तो एमकेएस के हिसाब से लेंथ नपती थी, लेंथ नापी जाती थी मीटर में, जिसको स्मॉल में एम लिखते थे। मास नापा जाता था किलोग्राम में, आज भी नपता है, मतलब नापा जाता था क्या, एक्चुअली सिस्टम पुराना हो गया ना, इसलिए था बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और टाइम नपता है सेकंड में, टाइम नपता है किसमें? सेकंड्स में, तो एस, सही है। सिमिलरली सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है ना। ये है दूसरी। तीसरी एफपीएस, एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड, पाउंड को ही एलबीएस भी कहते हैं, है ना, सुना होगा आपने, है ना। वो बोलता है ना, एंट्री हो रही होती है रिंग में, है ना, केन की एंट्री हो रही है, मान लो, या अंडरटेकर की एंट्री हो रही है ना, तो दिस इज अंडरटेकर आती ना, तो उससे पहले उसकी हाइट बताते हैं, वेट बताते हैं, तो वो पाउंड से बताते हैं, है ना। तो वही वाला पाउंड है बेटा, ये है ना, पाउंड बोलते हैं इसको। इसका छोटा वाला वर्जन आउंस भी होता है, आउंस, अगर आपने सुना हो तो, आउंसेस, ठीक है, वो भी अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है। और सेकंड, ठीक है जी, तो फुट पाउंड सेकंड। इसके बाद आया एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में फिर 7 जुड़ गए थे, है ना। एसआई सिस्टम में फिर 7 जुड़ गए थे, ये तो 3 ही थे, है ना, ये तो 3 ही थे, यहां पे 7 जुड़ गए, ठीक है। कौन कौन से 7 जुड़ गए देखो फटाफट से, एसआई सिस्टम में कौन कौन से 7 जुड़ गए? तो सबसे पहले मास,
जो कि केजी में नपता है, किलोग्राम। ठीक है, पूरा भी लिख देता हूं, किलोग्राम। फिर लेंथ आती है जो कि मीटर में नपती है, पूरा लिखते हैं ऐसे। फिर टाइम आता है, एस से डिनोट करते हैं, सेकंड्स में नपता है। फिर आता है करंट या टेम्परेचर, ले लो कोई, दोनों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर मिल जाता है किताबों में, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। ये के फॉर केल्विन में नापा जाता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर के बाद करंट। करंट जानते हो आप, 10th क्लास पढ़ के आए हो, ए फॉर एम्पियर है यहां पे, है ना, एम्पियर में नपता है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL यानी मोल्स में नापा जाता है इसको, मोल्स में। केमिस्ट्री में ज्यादा यूज है, फिजिक्स में भी आएगा, सेकंड बुक में आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, सेकंड बुक में आएगा। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी चमक है। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी चीज में कितनी चमक है। मोमबत्ती जल रही है तो कितनी चमक है। ना कभी 11th में आएगा, ना कभी 12th में आएगा, ना 11th में ना 12th में। पता नहीं कहां जाके पढ़ना है इसको आपने, शायद बीएससी में पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है ना। बाकी 11th 12th में तो ये कतई नहीं है, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी ये कैंडेला में नापी जाती है, कैंडेला, कैंडेला। सीडी लिखते हैं प्यार से, सीडी लिखते हैं प्यार से, ठीक है। क्लियर हुआ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, और उनकी यूनिट्स केजी, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। ध्यान रखनी है आपको, भूलनी नहीं है, ठीक ठीक, ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है, पक्का। आज की क्लास इतनी रखें, आज की क्लास को इतने रखें, बहुत है, बहुत है, बहुत है। डन, सही है, चलो सही है। होमवर्क क्या है देख भाई, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा कुछ भी, बस नोट्स लिख लियो। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, मुश्किल से, इससे कम ही लगेंगे। इसमें नोट्स भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताओ भाई, क्लास कैसी लगी आज की? मजा आया कि नहीं आया? क्लास कैसी लगी आज की? मजा आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, भरोसे पे दुनिया कायम है, तो भरोसा बना कि नहीं बना? जो बच्चे नए आए हैं, सुपर्ब लगी? अरे यार, थैंक यू सो मच। इसके नोट्स कहां से मिलेंगे बेटा? अगर आपने बैच ले लिया है तो ऐप में मिलेंगे, और नहीं लिया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना, वहां पे लगे हुए होंगे नोट्स, है ना, देख लेना एक बार, ठीक है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा यार, अब आप में से जो बच्चे परेशान हो रहे हो कि सर हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, जितना जल्दी हो सके सर हमारा कोर्स करवा दीजिए। देखो यार, ये क्लास 11th है, इस क्लास 11th के अंदर शुरू में तो तसल्ली से चलना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हम लोग स्कूल से तेज चल रहे होंगे, ये बात पक्की है। बस आप भरोसा रखो, भरोसे पे दुनिया कायम है, तो आप भरोसा रखो, ठीक है। एक समय जरूर ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों को स्कूल से भी आगे लेकर के जाऊंगा, और स्कूल से बेटर पढ़ाते हुए, स्कूल से बेटर पढ़ाते हुए, जो चीजें स्कूल में भी नहीं करवाई गई थी। अब देखो, जैसे आज मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई, क्या ये डिटेल स्कूल में थी? क्या स्कूल में यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिन बच्चों को पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, क्या वो डिटेलिंग जो मैं अपने लेक्चर में दे रहा हूं, क्या वो थी आपके स्कूल के अंदर? इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते भाई, भगाते हैं फटाफट से कोर्स को, क्योंकि उनको टेस्ट लेना होता है, उनको फिर पीटीएम रखनी होती है, फिर पीटीएम में बच्चों की तोड़ाई करवानी होती है कि देखो इसने तो पीसीएम ले ली, इसके तो बस की नहीं है पीसीएम, इसने तो पीसीबी ले ली। क्या सोच के पीसीबी ली थी तूने? ये नंबर आए हैं तेरे, ये 10 में से 4 नंबर, 20 में से 5 नंबर, ये नंबर लेके ऐसे जलील करना होता है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी कोर्स करवाते हैं, और जल्दी जल्दी कोर्स करवाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी टेस्ट लेते हैं। इस तरीके से यहां पढ़ाई नहीं होती है भाई। मेरी क्लास में बहुत तसल्ली से, और आप लोगों को तसल्ली करवा के, क्योंकि मैं हर एक चीज 2 बार रिपीट करता हूं, हर एक लेक्चर बनाते हुए पीछे की रिसर्च होती है। आज आपने देखा मैं मतलब कितनी सारी ऐसी चीजें लेकर के आए जो किताब में भी नहीं लिखी होंगी, तो वो सब जो देना पड़ता है, ये टीचर के अंदर से ऐसे ही नहीं आ जाता बेटा, इसमें समय लगता है। तो इस बात को आप मान करके चलो कि मेरी क्लास में अगर आप आओगे तो कंटेंट रिच चीजें मिलेंगी। कंटेंट अगर आपको चाहिए
तो मेरी क्लास आप प्रेफर करो, ये कंटेंट रिच रहेगी हमेशा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी तो आज तो ऐसा कोई हमने न्यूमेरिकल किया नहीं है ना, क्योंकि आज ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं किसी क्वेश्चन की, लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो आपको चीजें मिलेंगी जो स्कूल में आप मिस करते हो ना, वो आपको मिस करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि स्कूल में क्या करते हैं पता टीचर, वो करवाएंगे थ्योरी, और थ्योरी में कराते भगाते हैं थ्योरी को, क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। क्या करेंगे, उधर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहां तक भर देंगे उसको, और मोस्टली चीजें थ्योरी करवाएंगे या डेरिवेशंस करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाने में बचते हैं स्कूल वाले। पर मेरी क्लास के अंदर आप कभी भी मिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल को, ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा, सही है। और अब मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहता हूं, ठीक है, जो मेरे भाई, मेरे दोस्त इनवाइट कर रहे थे आप, इनवाइट हाँ यार, पहले से खड़ा था आप पहले से खड़े थे क्या यार? अरे यार अरे भाई क्या चाल है, वेट कर रहे थे क्या? वेट कर रहे थे? अरे यार ठीक है यार, तो क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे यार? कैसी रही तुम्हारी आज की फिजिक्स की क्लास? कैसा रहा सर आज का? मस्त यार, मुझे तो बढ़िया, मजा आ गया, एक नंबर मजा। मतलब मैं भी देख ही रहा था, वैसे तो मेरी क्लास थी लेकिन फिर भी मैंने देख लिया कि क्लास चल रही है, जाके बच्चों से मिल लेते हैं यार एक बार। ना चैट सर बीच बीच में अटक जाती है, तो मैं अच्छा, इधर से चैट खोल करके देख लेता हूँ। अच्छा अभी तो बढ़िया चल रही है यार। तो भाई लोग कैसी हो गई तुम्हारी पहली फिजिक्स की क्लास? आई थिंक बढ़िया ही हो गई होगी यार, रक्षक सर से तुम लोग जो है तगड़ा करके पढ़ रहे हो यार, तो बहुत बढ़िया यार। बाकी बता दो एक बार, केमिस्ट्री के लिए तैयार हो कि नहीं हो? केमिस्ट्री के लिए तो एकदम तैयार है सर। ये क्यों? क्योंकि इनके स्कूल में पेपर आने वाले हैं इनके टेस्ट आने वाले। नहीं यार, देखो मैं तुम्हें अश्योर कर देता हूं कि बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा केमिस्ट्री का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का अब तुम्हें जल्दी से एकदम रफ्तार खींचनी है, तो अपन भी वही मेहनत से लगने वाले हैं। कल से केमिस्ट्री तुम्हारी शुरू हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कल से केमिस्ट्री करने वाले हैं भाई, और मिलके मचाएंगे भाई, पूरी टीम तुम्हारी लगी हुई है, तो तुम लोग टेंशन तो लो ही मत, खैर ठीक है। चलो भाई, अब बहुत बढ़िया सर, इनका वो सपना पूरा हो गया कि उदय बैच कब स्टार्ट होगा, तो उदय बैच स्टार्ट हो गया यार, है ना। और अब हम पूरे फोर्स के साथ लगेंगे, पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे। अब तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, मिल करके तुम्हारी क्लास 11th हम लोग संभाल लेंगे। देखो तुम्हारा सपना था कि बैच स्टार्ट हो जाए, हमारा सपना था कि तुम्हें बहुत तगड़े लेवल पे तैयारी करा दें 11th क्लास की, वो हमारा सपना भी पूरा होगा, है ना। हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। चलो तो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल केमिस्ट्री में, है ना। बाय बाय बाय। तो यार बस एक बात जाते जाते ये बोलना चाहूंगा यार, कि जो भरोसा आप लोगों ने फिजिक्स की क्लास में आज दिखाया है ना, और जो प्यार आप लोगों ने क्लास के अंदर दिया, ठीक है ना, और इतने शिद्दत से इतने सारे बच्चे आज हमसे आकर के जुड़े और यहाँ पर वेट कर रहे थे, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी, क्लास स्टार्ट होने के बाद भी, और क्लास स्टार्ट होने के बाद इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है, तो मैं ये विश्वास करूंगा कि यार जब आप बैच के अंदर आओगे ना, तो ये जो भरोसा है ये मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, ये पक्का है, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस भी है और ये मेरी गारंटी भी है कि आप जितना भरोसा मुझ पे करते हो ना, मैं उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न करूंगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसी के साथ मैं आपसे आज लेता हूं विदा। मिलता हूं आप लोगों से ऐप में सेकंड क्लास के अंदर, और फिर आपके कोर्स को एक अच्छी रफ्तार देते हैं, ताकि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्कूल में जाओ और बढ़िया अटेम्प्ट करके आओ अपना जो भी आपका यूटीपीटी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस इसी कुछ कहना है और, ठीक है, बस चलो ठीक है, इतनी बातों के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।